हेलो। आवाज आ रही है बेटा? सबको क्लियर? यस। सबको क्लियर आवाज आ रही है? यस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप? एम आई क्लियरली ऑडिबल बेटा? एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस और नो? सुप्रभात, सुप्रभात गुलाब। गुड मॉर्निंग विधि, काजल, चिराग, नाजमीन, इशिका। गुड मॉर्निंग बेटा। विधि। सो स्टार्ट करें हमारा सेशन। आर यू रेडी? यस और नो? तो एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने। तो ये एक दिन की शुरुआत हम ये अच्छे थॉट से स्टार्ट करेंगे। वैसे आपकी दिन की शुरुआत तो हो गई होगी, पर ये लेक्चर की शुरुआत हम अच्छे थॉट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? तो दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि एक बस जस्ट डिफरेंस देखा था। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक बार फिर से कह दूं, डायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्ट अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स का ऑब्जेक्ट अलग है। डायरेक्ट टैक्स नेट इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स टोटल जो आपने बिजनेस किया, बिजनेस वैल्यू पे लगता है। मतलब आपने गुड्स या सर्विसेज का बिजनेस किया, ओके, उसके ऊपर लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, अगर मैं आपको कहूँ तो डायरेक्ट टैक्स जो है, इसमें प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर वगैरह कंसेप्ट हो गए। पर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स है। फिर हमने 1 जुलाई 2017 के पहले कितने इंडिया में अलग अलग टैक्सेस थे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक्साइज भी लगता था, वैट भी लगता था, डबल टैक्सेशन होता था, सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी जो है, ओके, ये जो है अपना रेवेन्यू लेके जाती थी। तो अलग अलग इस तरह से यहाँ पे, ओके, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू थे। तो गुड्स पे लगने वाले टैक्स जो थे, मेजर टैक्सेस जो थे, एक्साइज था, वैट था, सीएसटी था। सीएसटी के बारे में अगर मैं आपको बोल दूं, तो सीएसटी की लेवी सेंट्रल से थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्स लगाता था, लेकिन वो स्टेट को ही दे देता था, खुद नहीं रखता था। और वो टैक्स सेलर स्टेट को देता था। इसलिए सीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स माना जाता था, क्योंकि जहां से ट्रांजेक्शन का ओरिजिन हुआ है, आई रिपीट, ओके, जहां से ट्रांजेक्शन का ओरिजिन हो रहा है, ओके, उस वो वहां पे टैक्स लगता था बेटा। ठीक है? तो बच्चों, यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो सर्विस सेक्टर में सर्विस टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था। ओके, तो ऐसे अलग अलग टैक्सेस, मैंने तो कुछ एग्जांपल्स लिए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल अथॉरिटी लेवल पे इंडिया में थे। और हमने सेशन कहाँ रोका था? तो हमने सेक्शन बेटा हमने यहाँ रोका था कि यस, ओके, ये इतने अलग अलग टैक्सेस, और एक बिजनेसमैन बड़ा परेशान था, क्योंकि बिजनेसमैन को एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, ओके, उसके बाद में ऑक्ट्रा, एलबीटी जो है, इनके सबके अलग अलग कंप्लायंसेस इनको करने पड़ते थे। तो ये कंप्लायंसेस जो है, इनको अलग अलग, तो परेशान हो जाते थे। सब अलग अलग लॉज और अलग अलग कंप्लायंसेस। इसके बाद में भी एक कंसेप्ट और मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा कि कुछ एक जो मेजर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी इंडिया में जीएसटी आने के पहले, वो क्या थी? ओके, देखिए, जैसे जैसे पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैट लॉस थे बेटा। तो ये डिस्कशन पे आ जाते हैं हम। इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट लॉस थे, क्योंकि वैट जो था, वैट या सेल्स टैक्स, जैसे मैंने कल आपको बताया था। ये बताओ फटाफट, मुझे आंसर दो बेटा। ओके, एक्साइज किसके कंट्रोल में था? बोलो फटाफट। एक्साइज जो था,
वो सेंट्रल के पास था, एक्साइज सेंट्रल के पास था। और मुझे ये बताओ वैट या सेल्स टैक्स, आप वैट कहे या उसे सेल्स टैक्स कहे, सेल्स टैक्स, ओके ये किसके पास था बेटा, स्टेट के पास था, ये स्टेट का रेवेन्यू था। अगर आपको याद होगा तो एक्साइज जो आती है या कस्टम ड्यूटी वो लिस्ट 1 में आती थी। ओके आपको याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था आर्टिकल 265, 245 और आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में टोटल जो है 3 लिस्ट थी। कम ऑन, मैं आपका ध्यान चाहूँगा, आर्टिकल 245 में टोटल 246 में 3 लिस्ट थी। फर्स्ट लिस्ट को क्या कहा जाता था बेटा, यूनियन लिस्ट। कम ऑन, ओके फर्स्ट लिस्ट को क्या कहा जाता था, यूनियन लिस्ट। सेकेंड लिस्ट को क्या कहा जाता बेटा, स्टेट लिस्ट। और थर्ड लिस्ट को क्या कहा जाता था, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, यहाँ पे चिराग, गुड आंसर, गुड। यहाँ पे नेक्स्ट वंश, वंश बेटा इधर ध्यान दो सभी। ओके इधर उधर ध्यान मत दो, इस एज में आपके ना अलग अलग टेंशन होते हैं, आज उसने देखा ही नहीं, आज उसने बात किया ही नहीं, और ये सब टेंशन छोड़ के अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इधर ध्यान दो सभी, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है। यस करेक्ट करेक्ट, आप सही दे रहे हो जवाब बेटा। चलिए, तो यहाँ पे एक्साइज जो था वो यूनियन यानी सेंट्रल के पास था, तो वैट और सेल्स टैक्स स्टेट के पास था। तो इसमें क्या हो रहा था आपको बताओ क्या, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेल्स टैक्स लॉ या वैट लॉज बना रही थी। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, ओके तो महाराष्ट्र का वैट लॉ अलग, उसके बाद में झारखंड का वैट लॉ अलग यानी सेल्स टैक्स लॉ अलग, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग सेल्स टैक्स थे। ओके इतने लॉज, यानी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 20 पहले 29 स्टेट्स है, अब जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी हो गया, इसलिए अब 28 स्टेट्स रहे जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले 29 स्टेट्स थे। ओके यहाँ उसके बाद में 7 यूनियन टेरिटरीज थी, आई रिपीट, जैसे अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, दीव दमन, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज थी। तो इनके सबके अलग अलग सेल्स टैक्स लॉज थे, क्योंकि सेल्स टैक्स लॉ बनाने का पावर किसके पास था बेटा, सेल्स टैक्स बनाने का पावर स्टेट के पास था। ओके स्टेट के पास था। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सबके अपने अलग कंप्लायंसेस, अलग लॉ। यानी इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे अमेजोन को, एक फॉरेन कंपनी जब इंडिया में आ रही है और अमेजोन को बिजनेस करना है, ओके या फिर सैमसंग को, गूगल को लार्ज स्केल में इंडिया में बिजनेस करना है, तो उनको क्या करना पड़ता था, सभी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, क्योंकि सभी स्टेट के लॉज अलग। यानी महाराष्ट्र में वैट का रजिस्ट्रेशन, दिल्ली में वैट का रजिस्ट्रेशन, ओके यहाँ यूपी, एमपी, बिहार, पूरे अगर इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो तो सबके रजिस्ट्रेशन अलग अलग लेने पड़ते थे गुड्स के लिए। अमेजोन को सबके रजिस्ट्रेशन अलग लो, फिर सभी स्टेट के वैट लॉस के कंप्लायंसेस करो, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज थी। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनो, आई नीड योर अटेंशन, इसके अलावा भी अगर आपको बताऊं तो स्टेट में अपने आप में भी कंपटीशन चलती थी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब पे होल सिलेबस नहीं होगा बेटा, ये तो डेमो लेक्चर से है, बाकी तो आपको ओके हमारी वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा शालू। ओके ये तो सिर्फ डेमो लेक्चर है, 6 से 7 लेक्चर्स, बाद में आपको पेन ड्राइव या ऑनलाइन डाउनलोड मोड जो है, जो लाइव स्ट्रीमिंग में भी होगा, वो आपको हमारी वेबसाइट से बाय करना पड़ेगा। ठीक है चलिए, तो अब यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए, चलो कम ऑन फटाफट देखो, तो यहाँ जहाँ तक है अलग अलग स्टेट के लॉस तो थे ही, यानी परेशानियां देखो जीएसटी आने के पहले अलग अलग स्टेट्स के लॉस थे, प्लस स्टेट में कंपटीशन भी चलती थी। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में तो बहुत कंपटीशन चलती थी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, भाई टाटा का प्लांट आ रहा है, रिलायंस का प्लांट आ रहा है, ओके तो अब जहाँ तक मुंबई में, पुणे में लाया जाए रादर देन वो सूरत और गुजरात में जाए, तो ये क्या करती थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, आप अगर हमारे स्टेट में प्लांट लाओगे, ओके इंडस्ट्री लाओगे, तो हम आपको सेल्स टैक्स से छूट देंगे, हम आपको अगले 5 साल तक आपके गुड्स पे सिर्फ ओके जो रेट 12% होता था सेल्स टैक्स का, तो इनको 5% लगाया जाता था। अच्छा, तो गुजरात गवर्नमेंट को पता चलता था कि अच्छा ऐसा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5% कर दिया, तो गुजरात गवर्नमेंट उधर से अनाउंस करती थी अगर आप हमारे स्टेट में आओ तो हम आपको 2% देते थे, ओके 2% सेल्स टैक्स देंगे, अगले 5 साल तक आपको 2% ही सेल्स टैक्स पे करना है। अच्छा, एमपी को पता चलता था कि अच्छा गुजरात गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो हमारे स्टेट में आओ 5 साल फ्री, यानी रियली ऐसा होता था। यानी ये कंपटीशन इतनी चलती थी, मैं आपको बताऊं ओके, कि स्टेट अपने ही रेवेन्यू रुइन कर रहे थे, अपने ही रेवेन्यू खराब कर रहे थे। क्या?
क्योंकि भाई इंडस्ट्री हमारे स्टेट में आएगी तो हमारी स्टेट में ओके हमारे स्टेट की ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ओके उतना हमारे स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में 2017 के पहले इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, सुनो 2017 के पहले इतने प्रॉब्लम्स, उसके बाद ओके हर स्टेट ने अपने चेक पॉइंट्स बना के रखे थे। आज ईवे बिल के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हर स्टेट ने अपने चेक पॉइंट्स बना के रखे थे। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जा रहा है तो चेक पॉइंट्स पे नाका कहा जाता था वहां पे, तो उस पे वहां रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ओके बहुत सी बार तो आपकी जो गाड़ियां है, ट्रक जो है, दो दो तीन तीन दिन चेक पॉइंट्स पे रोके जाते थे जस्ट गुड्स चेक करने, क्योंकि दूसरे स्टेट से आ रहा है, ओके कोई यहाँ पे फ्रॉड किया हुआ तो गुड्स नहीं है, उसके सब डॉक्यूमेंट्स तो सही है, तो सिर्फ चेकिंग के लिए जो है यहाँ पे 2 दिन 3 दिन नाके पे रोका जाता था गुड्स को। इतनी परेशानी थी जीएसटी आने के पहले। लेकिन ओके बाद में ये सोचा गया, और अब मैं जो बात करने जा रहा हूं कि भाई 2017 में सोचा गया कि क्यों ना वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट लाया जाए। ओके क्यों ना एक टैक्स लाया जाए, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। आज इंडिया में अगर किसको भी बिजनेस करना है, ध्यान से सुनिएगा, आज इंडिया में बेटा किसी को भी बिजनेस करना है तो उसको सभी स्टेट्स के सेल्स टैक्स लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, वैट लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, प्लस एक्साइज से रिलेटेड सेंट्रल लॉ फॉलो करना पड़ता है, इनकम टैक्स लॉ फॉलो करना पड़ता है। यानी इमेजिन कर, और स्टेट के सभी लॉज एक जैसे थोड़ी थे। ओके महाराष्ट्र स्टेट का सेल्स टैक्स लॉ अलग, उसके रिटर्न और उसके फॉर्म्स अलग, गुजरात स्टेट सेल्स टैक्स अलग। समझ लो मैं बड़ी कंपनी फॉर्म कर रहा हूं, मेरी एक फैक्ट्री महाराष्ट्र में, एक फैक्ट्री गुजरात में है, तो मुझे गुजरात के कंप्लायंसेस अलग करने पड़ेंगे, ओके महाराष्ट्र के कंप्लायंसेस अलग करने पड़ेंगे। व्हाट अबाउट माय कंप्लायंस कॉस्ट? ओके इतने अकाउंटेंट लगाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाओ, कंप्लायंसेस करो, मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, मैं तो परेशान हो जाऊंगा यार। ओके इन सबसे मैं तो परेशान हो जाऊंगा। तो क्यों ओके मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि सर कुछ ऐसा करो ना कि एक ही टैक्स हो ओके और एक ही बार कंप्लायंस हो, इंडिया के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ओके एक ही जगह एक ही पोर्टल पे कंप्लायंस करे, रादर देन अलग अलग कंप्लायंस करे। तो क्यों ना एक, अगर हमारा इंडिया एक नेशन है तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग देखा जाता है, ट्रेडिंग सेक्टर अलग देखा जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक्साइज और वैट दोनों भी लगते हैं, तो ट्रेडिंग सेक्टर को अलग देखा जाता है, सर्विस सेक्टर को अलग देखा जाता है। सर्विस टैक्स सेंट्रल के पास है, वैट स्टेट के पास है, तो एक्साइज सेंट्रल के पास है, कस्टम सेंट्रल के पास है। सर ऐसा क्यों ना ये पूरे मार्केट को, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, होटल इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, एक ही मार्केट में लाया जाए, एक ही टैक्स लगाया जाए, ओके जिसे कहा गया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। आया क्या दोस्तों समझ में? जोर से बोलो हाँ सर। ओके आ रहा है समझ में? यस और नो? मुझे आपका रिस्पांस चाहिए, मुझे आपका रिस्पांस चाहिए। और बेटा यहां पे यस, ये जो सोचा जा रहा था जीएसटी के बारे में, ये अभी 2017 में नहीं, 2004 से सोचा जा, 2004 से इस पे ओके थॉट रखा जा रहा था। पहले यूपीए गवर्नमेंट ने, यानी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किया। ओके उसके बाद नो डाउट बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ओके एफर्ट करके इम्प्लीमेंटेशन में लाया। 2004 से इसके ऊपर सोचा जा रहा था कि क्यों ना हम जीएसटी लाए, और 2000 इंडिया है बेटा, 2004 में सोचा जा रहा है और 2017 में ओके जीएसटी लाया जा रहा है, 2017 में जीएसटी लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जहां तक देखा जाए तो ये सब प्रॉब्लम्स थे, आई रिपीट ये सब प्रॉब्लम्स थे बेटा, और ये सब प्रॉब्लम्स को जीएसटी में सॉल्व करने की कोशिश की। अब एक सवाल आपका आता है बेटा, और आपका ये सवाल आता है कि सर जब जीएसटी में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे कि अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग बॉर्डर, अलग अलग चेक पॉइंट्स, अलग अलग जीएसटी की रेट, स्टेट में कॉम्पिटिशन, अलग अलग स्टेट के कंप्लायंसेस, ओके इतने सब जीएसटी में सॉल्व किए गए, तो लोग अभी जीएसटी से परेशान क्यों हो रहे हैं? हम देख रहे हैं सर हमारे यहाँ बिजनेस है और लोग जीएसटी को गालियां मार रहे हैं, और लोग जीएसटी को यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। सर क्यों? वो थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जीएसटी ये मॉडल देखा जाए तो बहुत अच्छा मॉडल है। वो बात अलग है कि इंडियन गवर्नमेंट उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, नहीं तो जीएसटी जैसा मॉडल बेटा कोई दूसरा मॉडल नहीं है। ओके वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। और मैं ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूं, मैं जीएसटी पढ़ाता हूं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जहां तक देखा जाए तो इस जीएसटी के बारे में सोचा गया। चलिए आते हैं यहां पे, अब हुआ क्या? ओके नेक्स्ट पेज पे आ जाओ।
अब बेटा हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि चलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि हाँ इंडिया के बिजनेसमैन वालों को परेशानी हो रही है, भाई सीरियस सोच में है, सेंट्रल भी है। ओके इधर मैं हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट, अब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के मैंने सीएम लिया है। ओके उधर सेंट्रल गवर्नमेंट, आप अपने स्टेट्स के सीएम ले लेना, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी सोच रही है कि हाँ हमने कुछ सीरियसली सोचना चाहिए ओके बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज के लिए और स्पेशली फॉरेन इंडस्ट्री के लिए। मेक में यहाँ पे जहाँ तक है मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया में अगर फॉरेन इंडस्ट्री को बुलाना है तो उनको ये इंप्रेशन देना पड़ेगा कि भाई डरो मत, हमारे इंडिया में इतने 29 स्टेट्स के लॉज, यूनियन टेरिटरी के लॉज, ओके इतने सब कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है, आ जाओ एक ही टैक्स लगाएंगे, बस ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, पूरे इंडिया में बिजनेस करना है तो करो, आ जाओ अमेजॉन, आ जाओ फ्लिपकार्ट, आ जाओ यहाँ पे फेसबुक, जिसको जिसको आना है आ जाओ, ओके यहाँ पे इंडिया में बिजनेस करो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे भाई, आ जाओ। पर इनको एक इंप्रेशन देना बहुत जरूरी है, और वो ये कि इंडिया में हम अलग अलग स्टेट्स में आपसे कंप्लायंस नहीं करवाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, मेक इन इंडिया में आओ, ओके इंडिया में इन्वेस्ट करो और हम आपके लिए टैक्स लगाएंगे। ये जरूरत थी इस टाइम की, क्योंकि फॉरेन इंडस्ट्री, बहुत सी फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में आने के लिए डरती थी, क्योंकि इंडिया में आने के बाद वो यहाँ के लॉ कंप्लायंसेस में ही परेशान हो जाती थी। ओके कि इतने कंप्लायंसेस हम करेंगे यार, बिजनेस करना तो दूर रह जाएगा, ओके कंप्लायंस में फंस जाएंगे हम। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सिचुएशन में ओके स्टेट गवर्नमेंट भी सीरियसली सोच रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सीरियसली सोच रही है कि एक काम करते हैं यार, हमारे पास जो जो टैक्सेस है हम मर्ज कर देते हैं। स्टेट वालों ने कहा चलो हमारे पास भी जो गुड्स और सर्विसेज के टैक्स, कम ऑन आई रिपीट, आई नीड योर अटेंशन, किसके टैक्स बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स। तो जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स है ओके तुम्हारे और हमारे मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे अब देखो ये लिस्ट जो है अच्छे से पढ़ ला, ओके इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ओके तो सेंट्रल ने अपने टैक्सेस मर्ज कर दिए, ओके मर्ज कर दिए, कौन कौन से सेंट्रल ने टैक्सेस मर्ज कर दिए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, यानी एक्साइज के, ये भी एक्साइज है, ये भी एक्साइज है और एक्साइज है, पर इनके लिए अलग अलग एक्ट थे। तो जितनी भी एक्साइज ड्यूटीज है हम जो कलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हम मर्ज करने वाले हैं। उसके बाद में कस्टम्स में एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, कस्टम्स में कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगती थी वो भी हम मर्ज कर देंगे। सर्विस टैक्स जो हमारा मेजर रेवेन्यू है वो भी हम मर्ज कर देंगे, और जितने भी कुछ एक्स्ट्रा सरचार्जेस है, सेस है, ओके ये भी हम मर्ज कर देंगे। तो ये सेंट्रल वालों ने अपने मेजर टैक्सेस मर्ज कर दिए, जैसे एक्साइज हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, उनका करोड़्स में रेवेन्यू था वो भी मर्ज कर देंगे। ओके एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स वो भी हम मर्ज कर देंगे। तो स्टेट वालों ने कहा चलो हम भी जितने भी गुड्स और सर्विसेज के टैक्सेस है हम भी मर्ज करने के लिए रेडी है, जिसमें वैट और सेल्स टैक्स, ओके वैट या सेल्स टैक्स को, सीएसटी, आपको पता है सीएसटी का रेवेन्यू स्टेट को मिलता था, इसलिए मैंने स्टेट में लिया। ओके सिर्फ सेंट्रल लेवी कलेक्ट करते, लेवी करती थी, पर रेवेन्यू स्टेट का था, तो सीएसटी। कुछ स्टेट में परचेस टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, हाँ अदर देन दोज लेविड बाय लोकल बॉडी। ये अंडरलाइन करना, सिर्फ मैं थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ओके एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स मतलब ऑक्ट्रा है, या लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, जो भी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा आपको याद होगा, तो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग और जितने भी सरचार्ज है जो यहाँ पे स्टेट के हाथ में थे बेटा, इन्होंने ये भी मर्ज कर दिए। तो दोनों ने अपने टैक्सेस मर्ज कर दिए, इन्होंने एक्साइज, सर्विस टैक्स मेजर, और इन्होंने अपने टैक्सेस मर्ज कर दिए। तो चलो ओके दोनों रेडी हुए कि यार इतने अलग अलग टैक्सेस लगाने के बजाय हम क्यों ना जीएसटी लगाए, क्यों ना जीएसटी लगाए। ओके तो ऐसे सिचुएशन में डिसाइड हुआ कि चलो ओके जीएसटी मॉडल लाते हैं और जीएसटी ही लगाते हैं। ओके हम ओनली जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके बस इसको ही लगाएंगे। और अब सवाल ये था, ओके आने वाले चैलेंजेस मैं आपको बता देता हूं। आने वाले चैलेंजेस ये था कि भाई जब दोनों मिलके एक ही टैक्स लगाएंगे तो दोनों रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे, दोनों एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। क्योंकि देखो भाई सेंट्रल में मोदी जी है तो स्टेट में ओके महाराष्ट्र स्टेट में शिवसेना है, ओके यानी कोएलिशन पार्टी है, तो ऐसे केस में दोनों के तो बिल्कुल नहीं जमती। तो भाई चलो ठीक है, सभी 29 स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज अपने टैक्स मर्ज करने वाले हैं, जो गुड्स और सर्विसेज के, सेंट्रल भी अपने टैक्सेस मर्ज करने वाला है। अब दोनों अगर अपने टैक्सेस मर्ज करने वाले हैं और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
मतलब इंडिया में लगने वाले सभी टैक्सेस जो गुड्स के हैं और लगने वाले सभी सर्विसेज पे जो टैक्सेस है वो सब मर्ज करके एक ही टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अब आने वाले प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स लगते हैं? पहला तो ये टैक्स का शेयरिंग कैसे होगा बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, कलेक्शन कैसे होगा, कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। धीरे धीरे एक एक बात को बहुत अच्छे से समझ में आता है, समझते हैं। लेकिन ये समझ में आया बेटा कि जीएसटी ओके किस तरह से लाया गया और सभी टैक्सेस को मर्ज करके लाया गया। ये लिस्ट एक दो बार अच्छे से पढ़ना, ओके एग्जाम में तो मुझे नहीं लगता पूछेंगे, पर अच्छे से पढ़ना कि कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए। जस्ट मिनट बेटा। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे एक नीचे जो है सब्स्यूम मतलब जो मर्ज हो गए और मर्ज होके जीएसटी में आ गए। ओके जो मर्ज होके बेटा जीएसटी में आ गए। सेसेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, एक सवाल आया है ओके एमएसडी फैन से कि सर सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है। बेटा सरचार्ज यानी बहुत सी बार सरचार्ज जो है बहुत सी बार वैल्यू पे लगता है या इनकम पे लगता है और सेस टैक्स पे लगता है। ओके ये एक बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा बेटा यहाँ पे दोनों भी एडिशनल चार्जेस है लेकिन दोनों के प्रिंसिपल्स जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट से होते हैं। जैसा एजुकेशन सेस सरचार्ज नहीं लगाना था उनको। ओके ये जो सेस का पैसा आता है इसका अकाउंट ही अलग बनता है। यानी अब जैसे एजुकेशन सेस का पैसा है, एजुकेशन सेस का पैसा जब आएगा हो सकता है अभी कोविड सेस भी लग जाए तो ये पैसा गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती, ये इसका अकाउंट सेपरेट बन जाता है और वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज किया जाता है। सरचार्ज गवर्नमेंट पैसा यूज कर सकती है अपने बजटरी कंट्रोल के लिए। सुनना, गवर्नमेंट के पैसा यूज कर सकती है अपने बजटरी कंट्रोल के लिए। लेकिन एजुकेशन सेस का पैसा जो है बेटा, तो एजुकेशन सेस का पैसा जो है जो पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है उसी पर्पस के लिए यहां पे यूज किया जाता है। पर कभी कभी सरचार्ज भी अगर स्पेसिफिक नाम से आए, जैसा कोविड सरचार्ज आ गया तो सरचार्ज जनरली आता ही नहीं, आएगा तो कोविड सेस ही आएगा। जो कोविड में जो नुकसान हुआ है उसके लिए यूज ओके करेगी। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि कोविड टैक्स भी लगाया जाए, कोविड सेस भी लगाया जाए। ओके तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा सरचार्ज और सेस में। लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो सेंट्रल और स्टेट के पास थे और जीएसटी में मर्ज नहीं हुए। ओके जीएसटी में मर्ज नहीं हुए। एक प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी। प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो अभी भी सेंट्रल के पास थी और वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुई। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो स्टेट के पास है वो मर्ज नहीं हुआ। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, आई रिपीट एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल ओके और एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल जिसके ऊपर हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ओके ये भी जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ। और बेसिक कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कैसे लगती थी, दो, एक बेसिक लगती थी और एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी। हमको उसके डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे। ओके एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी बेटा। तो ये जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है ये मर्ज कर दिया उन्होंने जीएसटी में। उन्होंने कहा ठीक है नहीं लगाएंगे, जीएसटी में डाल देते हैं तो अब जो भी जीएसटी लगेगा उसमें ये मर्ज हो जाएगा। ओके इसको अलग से नहीं लगाएंगे। लेकिन बेसिक कस्टम्स ड्यूटी आज भी है, बस इससे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी के डिटेल में हमें नहीं जाना है। ओके क्यों नहीं मर्ज किया गया? ओके एक सवाल आया कि सर ये टैक्सेस क्यों नहीं मर्ज किए गए? क्योंकि ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगती है और हम जीएसटी लॉ बनाने वाले थे गुड्स एंड सर्विसेज, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं मानी जाती है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा स्टैम्प ड्यूटी क्यों मर्ज करते हो भाई, स्टैम्प ड्यूटी मर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है ओके वो स्टेट मानी ही नहीं कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी स्टेट में जनरेट होती है तो वो जो टैक्स अलग रहेगा इलेक्ट्रिसिटी पे रहेगा, वो हम मर्ज नहीं करेंगे। ओके तो अपने स्टेट के रीजंस थे। अल्कोहल की पूरी हिस्ट्री में बताऊंगा आपको, अल्कोहल पेट्रोल डीजल की हिस्ट्री में बताऊंगा कि क्यों नहीं मर्ज किया गया। और बेसिक कस्टम ड्यूटी तो बाहर से जब गुड्स इंपोर्ट होता है तो बाहर वालों पे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगाई जाएगी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जीएसटी में उन्होंने मर्ज कर दी गई। ठीक है तो ये कुछ यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए। अब यहाँ पे नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट आ जाओ, टैक्स स्ट्रक्चर इन जीएसटी मॉडल। चलो देखो, अब ऐसा समझो कि एक्साइज नहीं है, वैट नहीं है, एलबीटी नहीं है, ऑक्ट्राय नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीएसटी है। तो एक मैन्युफैक्चरर जब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा तो क्या, तो यहां पे समझ लो, अगर आपके पास नोट्स होगी तो मेरे साथ लिखते जाओ। इनवॉइस बन रहा है,
ये इनवॉइस में वैल्यू जो है, वैल्यू यहाँ पे 1,00,000 रुपए है और जीएसटी का रेट, जीएसटी एट द रेट 12%, तो बस जीएसटी ही लगेगा। जैसे पहले पहले एक्साइज, यानी अब देखो कितना फायदा हो रहा है। अगर आपको पुराना एग्जाम्पल याद होगा तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे जब मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता था, अगर आपको ये याद होगा तो जब मैन्युफैक्चरर गुड्स बेचता था तो एक्साइज लग रहा है, एक्साइज लग रहा है, फिर एक्साइज ऐड करके 1,10,000 पे वैट और सेल्स टैक्स लग रहा है, और फिर ऑक्ट्रा और एलबीटी लग रहा है। मतलब 3 अलग अलग टैक्सेस तो लग ही रहे हैं, साथ में कैस्केडिंग इफेक्ट भी हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा है। समझ में आ रहा है आप? ओके, टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा है बेटा। तो अब बेटा यहां पे जहां तक देखा जाए, नहीं, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब सिर्फ जीएसटी लगाएंगे, नो एक्साइज नो वैट, ओके, सिर्फ जीएसटी लगाएंगे यहां पे। तो यहां जो है ओके, सेल हुआ, सेल हुआ तो यहां जीएसटी लगा, 1,00,000 पे जीएसटी 12%। ओके, यस वंश, मैं धीरे धीरे उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि टैक्स ऑन टैक्स खत्म हो गया और ये इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ओके, रियली इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो अब मैन्युफैक्चरर जो है वो जीएसटी लगाएगा, किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब आगे गुड्स बेचेगा, समझ लो यहां 1,12,000, 1,12,000 डिस्ट्रीब्यूटर की परचेस प्राइस है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जब आगे बेच रहा है, समझ लो वैल्यू, ओके, डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1,50,000 में। अगर डिस्ट्रीब्यूटर 1,50,000 में, तो जीएसटी उसके ऊपर एट द रेट समझ लो 12%। कितना आता है बेटा? 1,50,000 का 12%, कैलकुलेट करो फटाफट, 1,50,000 इंटू 12%, तो यहाँ 18,000 रुपए, ये 18,000 रुपए जीएसटी लगाएगा। अब देखो क्या हुआ, ओके, वन नेशन वन टैक्स। ओके, देखो यहां पे ड्रीम मॉडल क्या था? वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स, एंड वन मार्केट। वन मार्केट मतलब मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो एक ही टैक्स लगाएंगे। कम ऑन, वो एक ही टैक्स लगाएंगे। ओके, एलबीटी मतलब लोकल बॉडी टैक्स, लोकल बॉडी टैक्स है, जो आप शायद लास्ट सेशन में नहीं थे। तो वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स लगाएंगे, और वो टैक्स कौन सा बेटा? जीएसटी। ओके, जीएसटी लगाया जाएगा। तो यहां पे एक ही मार्केट। अब मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, ओके, आपको जो है ओके एक ही टैक्स लगेगा, और वो है जीएसटी। अब देखो बेटा, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेल कर रहा है, होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है, समझ लो यहां पे भी इनवॉइस बन रहा है। ओके, और जो वैल्यू है बेटा, है तो इनडायरेक्ट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब एंटायर बर्डन पास ऑन। एंटायर बर्डन किसको पास ऑन होगा? अल्टीमेट कंज्यूमर। आई रिपीट, किसको पास ऑन होगा बेटा? अल्टीमेट कंज्यूमर। तो यहां पे वैल्यू ले लो, ओके, वो बेच रहा है 2,00,000 रुपए में, 2,00,000 रुपए। ओके, जीएसटी का रेट है एट द रेट समझ लो 12%, 12% यानी कितना हुआ? 24,000। ओके, 24,000 पे ओके यहाँ पे जीएसटी आएगा, 2,24,000, ये गुड्स पे टैक्स लग गया। उसके बाद में रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर पे समझ लो इनवॉइस बन रहा है। आप लिखते जाइए मेरे साथ, वैल्यू है समझ लो यहाँ पे 3,00,000 रुपए। ओके, वैल्यू है यहाँ पे 3,00,000 रुपए, उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट 12%। ओके, तो यह कितना? जीएसटी 12%, 36,000। तो ये 36,000 जो है यहाँ जीएसटी लगा के एंटायर बर्डन पास ऑन ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। ओके बेटा, ये समझ में आया? वैसे बड़ा सिंपल था, बोलिए फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? हाँ, एक सवाल है आपका कि क्या सर सब पे सेम रेट लगेगा? देखो समझ लो, यहां मोबाइल, यहां पे मोबाइल, सवाल अच्छा है। यहां पे आपने मोबाइल बनाया, अब मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने तो उसको चेंज किया नहीं, वो तो ट्रेडर है। डिस्ट्रीब्यूटर ने एज इट इज होलसेलर को भेज दिया, होलसेलर ने एज इट इज रिटेलर को भेज दिया, और रिटेलर के शॉप में मोबाइल आपको दिख रहा है। ओके, रिटेलर एज इट इज कस्टमर को दे दिया। तो जीएसटी की रेट ऐसे
पर्सन वाइज नहीं है, मैन्युफैक्चर होगा तो ये रेट, ओके डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो ये रेट, ऐसे नहीं है, वो गुड्स के रेट है। अब वो मोबाइल अगर 12% में है तो मोबाइल स्टार्ट से लेके एंड तक, चिराग ध्यान से सुनो, मोबाइल स्टार्ट से लेके एंड तक अब जितने भी हैंड शिफ्ट करेगा, ओके वहां जीएसटी लगते जाएगा। यानी जैसे जैसे आगे आगे सप्लाई होते जाएगा, सेल होते जाएगा, वो एक ही रेट से लगेगा। हाँ ये बात अलग है कि समझ लो दो मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर M1 है और एक मैन्युफैक्चरर M2 है। ओके M1 पिस्टन बना रहा है और ये पिस्टन जो है M2 बाइक के लिए यूज कर रहा है। ओके ये M2 किसके लिए यूज कर रहा है बेटा? बाइक के लिए यूज कर रहा है। तो ये हो सकता है कि पिस्टन्स का रेट यहाँ पे 5% और बाइक का रेट 28%, क्योंकि यहाँ गुड्स का नेचर बदल गया। ओके तो M2 के लिए पिस्टन रॉ मटेरियल है। आई रिपीट, M2 के लिए पिस्टन रॉ मटेरियल यानी इनपुट है, इनपुट है। तो वो इनपुट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बाइक। तो यहां अलग अलग रेट्स हो सकते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां अलग अलग रेट हो सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन ओके अगर गुड्स स्टार्ट से लेके एंड तक, अगर गुड्स स्टार्ट से लेके एंड तक सेम है तो वो सेम रेट से रहेगा। हाँ आप अगर सवाल ऐसा पूछ रहे हो चिराग कि यहाँ पे सर ओके जीएसटी का क्या सिंगल रेट है क्या? नहीं, जीएसटी के मेजर 4 रेट है, ओके जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 5%, 12%, 18% एंड 28%। कुछ गुड्स 5% में, कुछ गुड्स यहाँ पे 12% में, कुछ गुड्स 28%, 18 और 28 में है, जिसकी लिस्ट गवर्नमेंट ने बना के दी है कि कौन सा गुड्स क्या रेट में आएगा, और जो आपको गुड्स रहेगा वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके तुषार उसके लिए वेट करना, टैक्स ऑन टैक्स और आईटीसी इफेक्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इफेक्ट, उसके लिए वेट करना, क्योंकि वो मैं बहुत बेसिक से पढ़ा होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ इनपुट यानी क्या होता है, इनपुट क्रेडिट यानी क्या होता है, क्या ओके टैक्स ऑन टैक्स फिर कैसे अवॉइड हुआ, मैं उसके बारे में आऊंगा उसके बारे में। यहां तक समझा बेटा? यस और नो? अरे भाई AK-47 कहां से ला रहा है तू बीच में? चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जीएसटी लगाया क्या? ये तो था बेटा गुड्स, गुड्स सेक्टर पे एक ही टैक्स लगाया दिया। ओके एक्साइज हटा दो, वैट हटा दो, एलबीटी ऑक्ट्रा हटा दो, सब हटा दो और एक ही टैक्स जीएसटी जीएसटी जीएसटी। अब इंडिया में जो भी सेल करेगा जीएसटी जीएसटी जीएसटी, बस एक ही टैक्स लगता जाएगा। ओके बाकी कोई फालतू टैक्सेस नहीं। ओके दूसरा बेटा सर्विस सेक्टर, अगर सर्विसेज दे रहे हो यानी कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी सर्विसेज हो, समझ लो यहाँ फैकल्टीज वी स्मार्ट को सर्विस दे रही है, वी स्मार्ट स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहा है। ओके तो यस फैकल्टीज वी स्मार्ट को सर्विस दे रही है और वी स्मार्ट स्टूडेंट को सर्विसेज दे रहा है बेटा। तो यहाँ पे समझ लो वैल्यू है, और वैल्यू ये 1,00,000 रुपए इनवॉइस। ओके यहां समझ लो बेटा इनवॉइस है, और यहाँ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू 1,00,000 रुपए, फैकल्टी ने बिल वी स्मार्ट पे दिया 1,00,000 रुपए। तो यहां पे अब सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ओके सब मर्ज हो गया और अब एक नाम ही रहेगा क्या बेटा? जीएसटी। जैसे सर्विसेज पे मोस्ट ऑफ द सर्विसेज 18% पे है, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज 18% पे है, तो यहाँ 18,000 रुपए का ओके जीएसटी लग जाएगा। अब वी स्मार्ट जब आगे सर्विसेज दे रहा है, समझ लो वी स्मार्ट की वैल्यू है, यहाँ इनवॉइस बन रहा है ओके और इंडिविजुअल स्टूडेंट पे बन रहा है, लेकिन मैं एक लमसम अमाउंट ले रहा हूँ। ओके यहाँ पे वैल्यू जो है, ओके वैल्यू 2,00,000 रुपए है, तो यहाँ पे 2,00,000 रुपए समझ लो वैल्यू है जो इनवॉइस बन रहा है, और वैल्यू बेटा यहाँ पे 2,00,000 रुपए है, तो ये 2,00,000 पर भी जीएसटी लगेगा। ओके और जीएसटी एट द रेट 18%। ओके तो 36,000 यहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। इन शॉर्ट अब इंडिया में कोई भी गुड्स सप्लाई करे या सर्विसेज सप्लाई करे, कम ऑन, गुड्स सप्लाई करे या सर्विसेज सप्लाई करे, एक ही टैक्स जिसका नाम होगा जीएसटी, जिसका नाम होगा बेटा क्या? जीएसटी। ओके तो इस तरह से सारे टैक्सेस को सबस्यूम करके एक टैक्स लाया गया और वो है जीएसटी। आई होप यू अंडरस्टूड। ये एक बेसिक डिस्कशन में जो आपके साथ मैं करने ओके यहाँ पे लास्ट 2-3 सेशन से मैं कर रहा हूं, ठीक है? चलिए अब मैं नेक्स्ट डिस्कशन पे आता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। हाँ ड्यूअल जीएसटी मॉडल। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल ने अपने टैक्सेस सबस्यूम कर दिए, स्टेट ने अपने टैक्सेस सबस्यूम कर दिए, ठीक है, और ये डिसाइड हुआ कि चलो एक ही टैक्स लगाएंगे, पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लगाएंगे जीएसटी। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके और आपने भी क्या करना पता है क्या? 20 साल बाद जब आप
आपके आर्टिकल्स हो गए, वैसे तो आप जल्दी सीए बन जाओगे, लेकिन जब आप सीनियर सीए हो जाओगे, आपके आर्टिकल्स हो गए, तो आप भी ऐसी हिस्ट्री बताना कि 2017 के पहले एक्साइज था, वैट था, सर्विस टैक्स था, सब थे, फिर सबको मर्ज कर दिया गया और जीएसटी में जीएसटी लाया गया। वो आपने टेली मार्केटिंग की ऐड देखी है कभी? ओके, मैं बड़ा परेशान था, ओके, मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे साथ वैसा होता था, फिर एक दिन मुझे ओके ये मशीन मिली। तो वैसा ही बेटा यहाँ पे कि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, फिर जीएसटी आया। लेकिन अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ यूं बेटा, 2004 में जीएसटी का आइडिया रखा गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर, तब वो थे मिस्टर पी चिदम्बरम। उन्होंने जीएसटी का आइडिया रखा, उसके बाद में उसके ऊपर काम किया गया 2007। बेटा ये इनपुट जीएसटी वगैरह रुक जाओ 2 मिनट, मैं सब पढ़ाऊंगा, 2 मिनट रुको, ओके, धीरे धीरे आएगा। अभी जीएसटी पे फोकस करो, फिर आईटीसी पे, फिर आईटीसी कैसे सेट ऑफ हुए सब बताओगा। ओके, अभी कोई इनपुट जीएसटी पे क्वेश्चन ना पूछे, मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, देखो कैसे चीजें धीरे 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 आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। एकदम से अगर मैं सब डाल दूं ना, मेरे लिए तो बहुत इजी है पढ़ाना, लेकिन ये डेवलपमेंट कैसी हुई, मैं आपका सब्जेक्ट के साथ इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता हूं कि आपको भी समझे कि भाई अच्छा ऐसा ऐसा होता था और इस तरह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। ओके, थोड़ा रुक तो जाइए, ठीक है। तो अब बेटा क्या हुआ, पहले तो ये था कि नेशनल जीएसटी लाया जाए, जो यहां पे कनाडा में था, सॉरी कनाडा में नहीं, कुछ कंट्रीज में था नेशनल जीएसटी। मतलब कुछ कंट्री में ऐसा होता था कि जीएसटी एक ही लगाया जाता था। अब सुनना ध्यान से, जीएसटी एक ही लगाया जाता था, पूरा कलेक्ट किया जाता था और फिर सेंट्रल और स्टेट में बांट दिया जाता था। तो नेशनल जीएसटी कहते थे उसे, एक ही जीएसटी, जीएसटी को स्प्लिट ना करे। आई रिपीट, जीएसटी को स्प्लिट ना करे। तो मेन प्रपोजल पी चिदम्बरम ने यही दिया था, उनका मेन आइडिया तो यही था कि नेशनल जीएसटी लगाएंगे। सुनो ध्यान से, नेशनल जीएसटी लगाएंगे यानी एक ही जीएसटी, पूरा सेंट्रल कलेक्ट कर लेगी, पूरा का पूरा जीएसटी सेंट्रल कलेक्ट कर लेगी और बाद में स्टेट को बांटेगी। स्टेट वालों ने कहा न्याय न्याय, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो सेंट्रल वालों ने कहा अरे बट, स्टेट वालों ने कहा नो बट शट, ओनली कट टू कट, हम जो कह रहे हो वो सुन ले। स्टेट वालों ने कहा तुम्हारे पे भरोसा नहीं, तुम क्या कह रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि भाई यहां पे, ओके, तुम ये कह रहे हो कि यहां पे पूरा सेंट्रल कलेक्ट कर लेगी और बाद में स्टेट को बांटेगी, नहीं तुम्हारे पे भरोसा नहीं है। और अभी बेटा ये ऐसा ही हुआ, कोविड में सेंट्रल वालों ने बहुत से स्टेट का पैसा दिया ही नहीं, जीएसटी का, आईजीएसटी का पैसा, आईजीएसटी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, उसका पैसा दिया ही नहीं सेंट्रल वालों ने। तो स्टेट वालों ने कहा नहीं, ओके, हम ऐसा नहीं करने देंगे कि नेशनल जीएसटी लगेगा, तुम पूरा कलेक्ट कर लोगे और पूरा कलेक्ट करने के बाद ओके स्टेट को बांटोगे, नहीं। तो फिर इस जीएसटी को क्या स्प्लिट करो और हमें पैसा अभी के अभी चाहिए। स्प्लिट करो मतलब ओके, यानी जहां जब जीएसटी लगाया जाएगा तो वो जीएसटी को स्प्लिट कर दिया जाएगा, दो फॉर्म में लगाया जाएगा। और वो दो फॉर्म में कैसा बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी सेंट्रल का सेंट्रल लेगी, स्टेट का स्टेट ले लेगी। ओके, तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि पूरा पैसा सेंट्रल के पास आया फिर बांटा गया, नो नो नो। ओके, यहां पे ओके पैसा तभी डिवाइड होगा, इनवॉइस में ही डिवाइड होगा, यानी जब सेलर सेल करेगा तो वो इनवॉइस में खुद ही डिवाइड कर देगा सेंट्रल और स्टेट का, सेंट्रल और स्टेट का। और आपकी यूनियन टेरिटरी होगी, जस्ट अ मिनट बेटा प्लीज। ओके, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी कंसेप्ट ही पूछो। तो अभी बेटा यहाँ पे कंसेप्ट पे डाउट होगा तो वो पूछिएगा, बाकी फालतू अभी क्वेश्चन नहीं, मैं एंड में एंटरटेन करूंगा। तो बेटा जीएसटी को स्प्लिट कर दिया जाए सेंट्रल और स्टेट में और सीधा सीधा फंडा रखा जाए, जितना सेंट्रल का बनेगा वो सेंट्रल अकाउंट में जाएगा, जितना स्टेट का बनेगा वो स्टेट अकाउंट में जाएगा। तो इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से, मेरा वर्ड सुनना, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से जीएसटी ड्यूअल मॉडल में लाया गया। शॉर्ट नोट आ सकती है, ओके, ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी एक्सप्लेन। मैं आपको जब क्वेश्चन एयर दूंगा तो क्वेश्चंस बना के दिए मैंने इसके ऊपर, यानी आपको क्वेश्चन एयर्स आएंगे तो, यानी क्वेश्चन बैंक आएगी तो। ड्यूअल मॉडल जीएसटी क्यों, क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर
है, इसलिए जीएसटी दो इसमें डिवाइड हो गया, और वो डिवाइड हुआ सीजीएसटी और एसजीएसटी। ओके, एसजीएसटी या साथ साथ में यूटीजीएसटी भी कहते हैं। सर ये यूटीजीएसटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि इंडिया में यहाँ 20 अभी अभी करंट 28 स्टेट्स है और बाकी यूनियन टेरिटरीज है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ऐसे केस में जो जैसे अंडमान निकोबार हुआ, ओके, दीव दमन हुआ, चंडीगढ़ हुआ, ये यूनियन टेरिटरीज है बेटा, तो यहाँ पे यूटी जीएसटी लगाया जाएगा। आई रिपीट, मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से लगाया जाएगा, पर सिंपल वर्ड में यहाँ यूटी जीएसटी लगाया जाएगा। तो चलिए, तो जीएसटी को स्प्लिट कर दिया गया। चलो अब समझ लो जीएसटी के रेट डिसाइड हुए। ओके, ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी के रेट जो है वो फुल रेट जीएसटी के, जीएसटी रेट समझ लो 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। 28% है। ओके, ये चार बेस रेट दिए हैं ओके जीएसटी के। तो फिर इसको स्प्लिट कैसे करें? तो ये डिसाइड हुआ कि देखो भाई, दोनों लोगों ने यहाँ पे सेम लेवल के टैक्स सब्स्यूम कर दिए। स्टेट वालों ने कहा देखो हमने हमारे सब मेजर रेवेन्यू सब्स्यूम कर दिए, सब्स्यूम मैंने मर्ज कर दिए। सेंट्रल वालों ने अपने मेजर रेवेन्यू मर्ज कर दिए। तो दोनों जो है यहाँ पे ओके सीजीएसटी 50% रहेगा और एसजीएसटी भी 50% रहेगा। एसजीएसटी और यूटीजीएसटी भी 50% रहेगा। ओके, तो ऐसे केस में यानी जो भी जीएसटी का रेट होगा, ध्यान से देखिएगा, जो भी जीएसटी का रेट होगा, क्या रेट है बेटा जीएसटी का? 5%। तो यहाँ पे 2.5% और 2.5% इस तरह से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा। अगर जीएसटी का रेट 12% है तो 6% और 6% लगाया जाएगा। 18% है तो 9% और 9% लगाया जाएगा। और 28% है तो बेटा 14% और 14% लगाया जाएगा। आज का जीएसटी का मैक्सिमम रेट जो है 28% है। तो 50-50% जो है यहाँ पे रेवेन्यू बांटा जाएगा, आधा सेंट्रल लेगी, आधा स्टेट। अगर वो स्टेट होगा तो स्टेट लेगी, यूनियन टेरिटरी होगी तो यूनियन टेरिटरी लेगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो जीएसटी ड्यूअल मॉडल में डिवाइड किया गया। और यहां पे अब करंट ट्रांजैक्शन फिर से लेता हूं, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर। तो आज अगर देखा जाए तो अब थोड़ा उसमें अपडेशन लाता हूं। इनवॉइस वैल्यू अगर 1 लाख है, वैल्यू अगर 1 लाख है तो, और जीएसटी का रेट 18% है, तो डायरेक्ट 18% लगेगा या स्प्लिट होके लगेगा? आई रिपीट, डायरेक्ट 18% या स्प्लिट होगा? यहां पे स्प्लिट होगा बेटा, मतलब सीजीएसटी एट द रेट 18 पूरा नहीं लगेगा, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी कितना बेटा? 9%। यानी यहां पे जो है ओके 9,000 रुपए और 9,000 रुपए इस तरह से लगाया जाएगा। और ये हुआ 1,18,000 रुपए। ओके, तो यहाँ से 50% जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल अकाउंट में जाएगा और रिमेनिंग 50% स्टेट अकाउंट में जाएगा। सवाल ये है कि सर ये जो रेट दिए हैं ये सेम रहते हैं क्या? अभी तो सेम है बेटा, अभी गवर्नमेंट नहीं चेंज कर रही है। पिछले ओके जब से 2017 से लेके अभी तक जो है बेटा ओके ये बेस रेट रखे हैं, इसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को सेल करेगा, समझ लो यहाँ पे इनवॉइस ले लेते हैं, इनवॉइस ले लेते हैं वैल्यू, और वैल्यू यहाँ पे बेटा ले लेते हैं कि भाई इसने आगे 1,50,000 में बेचा, तो 1,50,000 में बेचा तो सी जी एस टी एट द रेट 9% और एस जी एस टी एट द रेट 9%। ओके, तो कितना आ रहा है बेटा? कैलकुलेट करो, 1,50,000 इंटू 9%, तो 13,500, 13,500, 13,500, 13,500। ठीक है, तो इस तरह से अब जीएसटी सिंगल जीएसटी लगेगा या ड्यूअल मॉडल में लगेगा? बोलो फटाफट, सिंगल मॉडल में लगेगा या ड्यूअल मॉडल में लगेगा बेटा? यस, हार्ड वर्किंग सीए नहीं बेटा, ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं, मुश्किल से 5 से 10 पेजेस, उससे ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। चलिए
यहां तक हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग टू ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। एक क्वेश्चन है तुम्हारे मटेरियल में, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स मत छोड़ना। मिस्टर सुरेश ऑफ राजस्थान सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज, इधर गुड्स सप्लाई किया होगा या सर्विसेज, ऑफ ₹20,000 टू मिस्टर रमेश ऑफ राजस्थान। हाँ, मतलब राजस्थान के राजस्थान में ये सेल है तो इसको इंट्रा स्टेट माना जाता है, और इंट्रा स्टेट पे CGST और SGST लगता है। SGST and CGST rate of supply of goods and services is 9% each. Find the following. Total price charged by Mr. C. ये क्वेश्चन आपके मटेरियल में दिया है, और ये इतना सिंपल क्वेश्चन 2017 का जब पहला पेपर हुआ था जीएसटी का तब पूछा गया था। ठीक है, तो टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी एंड हु इज लायबल टू पे जीएसटी। तो पहले तो लिखो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ, लिखते जाओ मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी, नहीं गलती से आ गया, बाय मिस्टर सुरेश, चार्ज बाय मिस्टर सुरेश। particulars and amount in rupees, amount in rupees। particulars में value of goods और सर्विसेज सप्लाइड, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड कितना बेटा, 20,000 रुपये। उसके ऊपर CGST @9%, SGST @9%, 1800 और 1800। तो यह आ गया टोटल प्राइस चार्ज, टोटल प्राइस चार्ज जो आपका आ गया 23,600, करेक्ट। और सेकंड, हु इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। एक मिनट, यहाँ गवर्नमेंट को जीएसटी कौन देगा, वो तो सुरेश देगा। हाँ, ये बात अलग है कि इनडायरेक्ट टैक्स है इसलिए बर्डन पास ऑन हो जाएगा, किसको पास ऑन हो जाएगा बेटा, रमेश को। ओके, तो लिखो मिस्टर सुरेश इज लायबल टू पे जीएसटी, ब्रैकेट में CGST 1800 एंड SGST 1800 to government and burden will be passed on to रमेश। इनवॉइस में बर्डन रमेश को पास ऑन हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो। चलिए, तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया बेटा, इजी लगा, सिंपल लगा ठीक है। चलिए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अभी तो हमने जीएसटी में देखा कि ड्यूअल मॉडल आया है, लेकिन इस ड्यूअल मॉडल के साथ, ड्यूअल मॉडल मतलब क्या कि CGST और SGST
या फिर आप लो यूटीजीएसटी, अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो यूटीजीएसटी। लेकिन अब इसमें इंडिया ने अपना एक बेसिक फीचर ऐड किया। मतलब आपको क्या लगता है कि जीएसटी का मॉडल इंडिया ने बनाया? बेटा हमने बोरो किया कनाडा से, कैनेडियन मॉडल बोरो किया, और थोड़ा बहुत मलेशियन मॉडल हमने बोरो किया, ठीक है, थोड़ा बहुत मलेशियन मॉडल हमने बोरो किया। तो उस तरह से इंडिया में हमने जीएसटी का स्ट्रक्चर बनाया ड्यूअल मॉडल में, ठीक है। लेकिन इसमें हमने जो है एक कंसेप्ट और हमारे तरफ से ऐड किया, क्योंकि इंडिया एज इट इज़ कॉपी नहीं करती है। ओके, इंडिया जो है इसमें कुछ अपना तो ऐड करेगी। तो एक कंसेप्ट आया हमने आईजीएसटी लाया। अब ये क्या है सर? सीजीएसटी मतलब क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, नाउ ओके, तो सेंट्रल एंड ये तो था सीजीएसटी एसजीएसटी। और नेक्स्ट बेटा आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब क्या? तो पहले से समझ लो। आईजीएसटी मतलब वहां लिखना है तो लिख देना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सर ये क्या है, ये बताइए जरूर। थोड़ा इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। चलो मैं बताता हूं। अच्छा, आप में से कोई बता पाएगा ये आईजीएसटी क्या होता है और कब लगता है? कोई बता पाएगा? यस, एनीबडी? इंटीग्रेटेड जीएसटी कोई बता पाएगा? कुछ पता है आपको? थैंक यू क्षितिज, थैंक यू। कोई बता पाएगा ये इंटीग्रेटेड क्या होता है और क्यों लगता है, कब लगता है? पर ये इंटीग्रेटेड नहीं, आपका वन नेशन वन मार्केट नहीं नहीं नहीं। अच्छा, क्षितिज का आंसर है सर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक। पर क्यों लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? वन स्टेट टू अनादर स्टेट वर्ड आया है। यस कुलदीप, आप सही कह रहे हो, वन स्टेट टू अनादर स्टेट। वंश ने भी आंसर दिया सर इंटरस्टेट गुड्स सेल परचेस होने पर ये टैक्स लगता है, सेल फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट। चलिए, आप सही कह रहे हो। देखो, पहले मुझे ये बताओ, पहले दो टर्म्स को अभी लर्न कर लो मेरे साथ। कौन सी दो टर्म्स को? एक है इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट, और एक है इंटरस्टेट। मैं एक वर्ड यूज करूंगा सप्लाई, क्योंकि जीएसटी में सप्लाई ये वर्ड यूज किया है, सेल वर्ड नहीं। अब सप्लाई का मीनिंग हम आगे देखेंगे। इंट्रास्टेट सप्लाई और एक है इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। अब आपको एक बात बता देता हूं, इन्होंने क्या किया, आप गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं जो कहने जा रहा हूं। आप गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, दोनों डिवाइड होगी इंट्रास्टेट में और इंटरस्टेट में। सर्विसेज भी दे रहे होगे, जैसे मैं सर्विसेज महाराष्ट्र, कोई महाराष्ट्र का स्टूडेंट है उसको सर्विसेज दे रहा हूं तो वो इंट्रास्टेट, और कोई महाराष्ट्र के बाहर का स्टूडेंट है उसको सर्विसेज दे रहा हो तो वो इंटरस्टेट। पहले क्या होता था, सर्विसेज डिवाइड नहीं होती थी, सिर्फ गुड्स डिवाइड होते थे। पुराने केस में अगर गुड्स, आपको याद होगा, अगर पुराने केस में, नहीं विपुल रुक जाओ रुक जाओ, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। रुक रुक जाओ बेटा, मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा क्या रीजन है, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में इंट्रास्टेट सप्लाई जो है, इंट्रास्टेट सप्लाई यहां पे पुराने केस में, और इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता था गुड्स पे, और इंटरस्टेट होता था तो सीएसटी लगता था। कुछ याद आ रहा है आपको पुराने इसमें?
और सर्विसेज में ऐसा नहीं था, क्योंकि सर्विसेज सेंट्रल टैक्स थी, इसलिए सर्विसेज इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट में डिवाइड नहीं होती थी फॉर लेवी ऑफ सर्विस टैक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब यहां पे जीएसटी में इन्होंने जो है, ओके, कोई आप आंसर मत दो। और एक बात मैं कह दूं आपको, आप अगर जुनून सीए इंटर के स्टूडेंट हो और फर्स्ट टाइम मई 21 या नवंबर 21 में अपियर्ड हो रहे हो, तो आपका सब नॉलेज थोड़ा बाजू में रख दो, बिल्कुल माइंड क्लीन और कोरा कर दो, बिल्कुल कोरा। ये कोरा कागज था मन तेरा, मैंने नाम इस पे लिख दिया जीएसटी का, ओके, तो ये नाम मैं लिख दूंगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई जवाब नहीं, ऐसा समझो कि आपको कुछ भी नहीं पता, ब्लैंक हो। मैं आपको ओके वहां से एक ऐसे हायर स्टेज पे लेके जाऊंगा, यानी बेस लेवल से हम ऐसे हायर स्टेज पे जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, जब मैं पूछूं कि भाई इसका आंसर आपको पता है तब आंसर दो, अदरवाइज ब्लैंक रहो। देखो मैं एक एक चीज आपके दिमाग में कैसे डालता हूं, आप एंजॉय करोगे जीएसटी को। तो गुड्स तो पहले से डिवाइड हो रहे थे इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट में, लेकिन सर्विसेज पहले डिवाइड नहीं होती थी। यहां पे सर्विसेज जो है बेटा, पहले सिर्फ सर्विस टैक्स, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी दो सर्विसेज जो है, ओके, तो सर्विसेज जो है एक ही टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स, लेकिन जीएसटी में वो डिवाइड हो गया। और जीएसटी में बेटा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई है, अगर आपका इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो आप दो टैक्स लगाओगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इंट्रास्टेट है तो ध्यान से सुनना, सीजीएसटी 50% जो भी जीएसटी का रेट होगा, और एसजीएसटी 50% जो भी जीएसटी का रेट होगा। और नेक्स्ट बेटा, अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई है, अब ध्यान से सुनो, अगर आपका इंटरस्टेट सप्लाई है तो आप जो है यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो ऐसे केस में आप एक ही टैक्स लगाओगे आईजीएसटी, और आईजीएसटी आप 100% लगाओगे। अब ये सर 100% यानी क्या, समझ लो जीएसटी रेट है, समझ लो जीएसटी रेट है यहाँ पे 18%, 18%, तो आप यहाँ 9% लगाओगे और ये 9% लगाओगे, और आईजीएसटी जो है तो आईजीएसटी आप टोटल 18% से लगाओगे। चलो पहले तो दिमाग में फिट करो, चलो फटाफट दिमाग में फिट करो, क्या कि इंट्रास्टेट होगा तो आप दो टैक्स, कौन से, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटरस्टेट होगा, इंटरस्टेट होगा तो क्या, कौन सा टैक्स लगेगा बेटा, आईजीएसटी। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। इंटरस्टेट, अब फिर से आपको याद दिला दूं, इंट्रा मतलब आप सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, और इंटरस्टेट मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हो। चलो अब मैं थोड़ा ये डिस्कशन को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। सर ये जो आईजीएसटी, जैसे एग्जांपल लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके, और स्टेट ऑफ गुजरात, ओके, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ गुजरात, ओके, अगर सेलर, समझ लो कोई सेलर है और सेलर महाराष्ट्र का है, ओके, सेलर महाराष्ट्र का है, और इसके दो बायर है, एक बायर उसका गुजरात में है और एक बायर उसका, ओके, बायर B2 जो है वो महाराष्ट्र में ही है। तो ये महाराष्ट्र को सेल किया, अब उसने सप्लाई किया इधर भी और उसने सप्लाई किया यहां पे भी बेटा महाराष्ट्र में। समझ लो महाराष्ट्र में जो सप्लाई किया उसकी वैल्यू मैं यहां पे लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, उसकी वैल्यू मैं यहां पे 1,00,000 रुपए लेता हूं जो उसने महाराष्ट्र में सप्लाई किया। क्लियर? अब ये और जीएसटी रेट लेके अज्यूम करके चलते हैं, आपका जीएसटी रेट जो है 18% है, जीएसटी रेट 18% है आपके गुड्स पे या सर्विस पे, अज्यूम करके चलते हैं। तो क्या लगेगा बेटा, अब महाराष्ट्र में सेल हुआ तो ये कहेंगे हम इंट्रास्टेट, आई रिपीट, ये कहेंगे हम इंट्रास्टेट, ओके, और अदर स्टेट में सेल हुआ तो ये कहेंगे हम इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, और ये कहेंगे हम इंटरस्टेट। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहां पे जो अदर स्टेट में सेल किया उसकी वैल्यू है यहां पे 2,00,000 रुपए, उसकी वैल्यू 2,00,000 रुपए। तो अब देखो क्या हुआ, महाराष्ट्र में सेल हुआ तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे 9% टैक्स और एसजीएसटी 9% टैक्स, यानी 9,000 रुपए, और ये 9,000 रुपए ओके सेंट्रल का सेंट्रल ने ले लिया, स्टेट का स्टेट ने ले लिया। ठीक है, लेकिन लेकिन जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात सभी लोग, ओके, जब गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो सिचुएशन में गवर्नमेंट का ये कहना है, ध्यान से सुनो, वो सिचुएशन में गवर्नमेंट का ये कहना है कि फिर से स्टेट वालों के झगड़े चालू हो जाएंगे।
ओके सेलर स्टेट कहेगा कि नहीं नहीं, ओके इमेजिन करो कि यहाँ अगर CGST और SGST लग गया, यहाँ कुछ लिखना मत, यहाँ अगर जब इंटर स्टेट में मैं यहाँ CGST लगा दूं और SGST लगा दूं, CGST 9% लगा दूं, SGST 9% लगा दूं, तो एक सवाल सामने खड़ा हो जाएगा। और वो सवाल क्या हो जाएगा कि CGST तो सेंट्रल ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन व्हाट अबाउट SGST? ये SGST अगर इसके ऊपर लगाया गया तो कौन सा स्टेट लेगा? महाराष्ट्र लेगा कि गुजरात लेगा? सुनो ध्यान से, ये SGST का रेवेन्यू महाराष्ट्र लेगा कि गुजरात लेगा? अब आप कहोगे सर CST का महाराष्ट्र को दिया तो यहां पे महाराष्ट्र लेगा। ओके अगर SGST जो है ओके कुछ कहेंगे नहीं सर, ओके वो गुजरात को दो, यानी वही झगड़ा जो हमने पहले देखा। देखो जो भी चीज हमने पहले डिस्कस की, कोई भी चीज वेस्ट जाने वाली नहीं है दोस्तों, कोई भी चीज वेस्ट जाने वाली नहीं है। ओके वो हर चीज को मैं लिंक करूंगा। तो ये डिसाइड हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ओके इसको CGST और SGST में स्प्लिट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अगर स्प्लिट कर दिया, स्पेशली इंटरस्टेट सप्लाई, फिर वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, कम ऑन आई नीड योर अटेंशन, वो गुड्स का हो या सर्विस का हो, उसको इंटरस्टेट में स्प्लिट नहीं करेंगे। ओके सॉरी, उसको CGST SGST में स्प्लिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर इसका रेवेन्यू कैसे शेयर होगा, SGST का रेवेन्यू कैसे शेयर होगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, वो महाराष्ट्र लेगी या गुजरात लेगी। इसलिए फिर सेंट्रल ने ये डिसाइड किया, सेंट्रल ने ये डिसाइड किया कि यहां पे जब दो स्टेट का मामला आएगा तो हम ओके चीजों को इंटीग्रेट करेंगे, आई रिपीट चीजों को इंटीग्रेट करेंगे, और हम यहां पे क्या लगाएंगे बेटा? IGST, और IGST हम फुल रेट से लगाएंगे @18%, यानी 18,000 रुपए, और ये IGST का कलेक्शन यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी, IGST का पैसा सेंट्रल लेगी। हाँ बाद में सेंट्रल स्टेट को बांटेगी बाद में, यानी ये पैसा पूरा सेंट्रल लेगी। ओके यहां पे सेंट्रल वालों ने नहीं सुना। ओके ठीक है कि सेंट्रल वालों ने कहा ओके ड्यूअल मॉडल में GST लाना है, लेके आ जाएंगे। ओके CGST SGST में स्प्लिट करना है, कर लेंगे। सेंट्रल का पैसा सेंट्रल में देना है, ले लेंगे। स्टेट का पैसा स्टेट में लेना है, ले लेंगे। ये बात समझ में आई क्या? स्टेट का पैसा स्टेट में लेना है, ले लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दो स्टेट की बात आएगी तो स्टेट में फिर से झगड़ा चालू हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ओके स्टेट में फिर से झगड़ा चालू हो जाएगा, इसलिए इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, इसको एक ही रेट से लगाएंगे और पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल लेगी। ओके स्टेट वालों ने कहा अच्छा पूरा पैसा सेंट्रल लेगी, हाँ सेलर महाराष्ट्र ने भी कहा अच्छा पूरा पैसा सेंट्रल लेगी, हाँ क्योंकि तुम दोनों झगड़ोगे। आ रही क्या आपके बात समझ में? तुम दोनों झगड़ोगे। तो फिर सब स्टेट ने ओके कुछ अपनी आंखें सेंट्रल के पास कुछ आस लगा के रखी कि क्या हमको कुछ दोगे? सेंट्रल ने कहा डरो मत, हम आपको देंगे, हम आपको देंगे, हम ये जो IGST का पैसा कलेक्ट करेंगे वो हम आपको देंगे। इसलिए बेटा यहाँ पे कोविड के केस में सभी स्टेट वाले, अगर आप न्यूज़ सुन रहे होगे तो सभी स्टेट वाले चिल्ला रहे थे कि निर्मला जी जो है IGST का पैसा जिसने कलेक्ट कर लिया है पूरा सेंट्रल ने, वो स्टेट के साथ बांट नहीं रही है, जबकि GST मॉडल में वो IGST का पैसा स्टेट के साथ बांटना पड़ेगा। फिर आपके सवाल आएंगे, पहले तो मुझे बताओ सबको समझा IGST फुल रेट से क्यों है? किसी को कोई डाउट? पहले तो मुझे बताओ क्या इसका लॉजिक समझ में आया सबको? अगर मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं पहले ही कह रहा हूं, हाँ CGST होता है, SGST होता है, IGST होता है, इंटरस्टेट में IGST लगता है, इधर CGST इंटर, मैं तो वो आया क्यों, हर चीज बनी क्यों, उसके पीछे जाऊंगा और उसके पीछे जाके आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। ओके तो आई बात समझ में सबको? यस और नो? जोर से बोलो। यस यस, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। चलिए तो अब यहां एक बार फिर से, IGST स्प्लिट होगा या फुल रेट से लगेगा? बोलो फुल रेट से लगेगा। वो चीजों को इंटीग्रेट करेगा, कैसे करेगा मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। ओके ये तो था कि पहले तो दो स्टेट को इंटीग्रेट करेगा, पूरा पैसा कौन लेगी? कौन लेगी? सेंट्रल लेगी। ओके अभी कोविड सेस के बारे में मत पूछो यार, पहले GST तो समझ लो। ओके तो अब यहाँ पे ये पूरा पैसा कौन लेगी? सेंट्रल ले लेगी, और सेंट्रल फिर ये स्टेट के बाद में स्टेट के साथ बांटेगी। तो सर एक सवाल है, ये बताओ
कि ये 18,000 सेंट्रल ने लिया, उसके बाद जब जीएसटी बन रहा था तब ये डिसाइड हुआ कि जो भी आय जीएसटी कलेक्ट होगा उसका 50%, आई रिपीट, उसका 50% स्टेट को दिया जाएगा। यानी पहले कलेक्ट सेंट्रल कर लेगी और बाद में सेंट्रल जो है अपने अकाउंट से स्टेट को ट्रांसफर करेगी। ठीक है सर। अब मेरा सवाल ये है, सॉरी आपका सवाल ये है कि ये कौन से स्टेट को देगी, क्योंकि 18,000 सेंट्रल ने कलेक्ट कर लिए। अब 18 में से 50% उसको स्टेट के साथ बांटना है, मतलब 9,000 रुपए उसको स्टेट के साथ बांटना है। तो वो कौन से स्टेट को देगी, महाराष्ट्र या गुजरात? देखना चाहूंगा आप क्या कहते हो, वो कौन से स्टेट को देगी, महाराष्ट्र या गुजरात? बोलो फटाफट, जोर से बोलो। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो ओके, कुछ मिठाई हो जाए, लाइक कर देना। कौन से स्टेट को देगी, फटाफट बोलो। वेट कर रहा हूं बेटा, पॉज हो गया क्या? दोनों को इक्वल बांटेगी, महाराष्ट्र को देगी, 50-50% देगी। मतलब पहली बात तो यह है कि 18,000 में से 9,000 तो सेंट्रल अपना रख लेगी, बचा स्टेट का पोर्शन 50%। ओके, यानी 9,000 रुपए। अब कुछ स्टूडेंट्स का यह कहना है कि 9,000 पूरा महाराष्ट्र को दे दो, सेंट्रल महाराष्ट्र को बाद में दे देगी। कुछ का कहना है कि नहीं, गुजरात को देगी बाद में। कुछ का कहना है कि 9,000 को 4,500 में आधा आधा बांट देगी। और विजय सर ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं और कह रहे हैं आई लव यू सर। रिस्पेक्ट सर, रिस्पेक्ट। चलिए, तो अब यहां पे चलो, तो अब मैं आपको ये बोल देता हूं, जहां तक देखा जाए ये 9,000 रुपए, ध्यान से सुनो। ओके, ये 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे गुजरात गवर्नमेंट को देगी, गुजरात गवर्नमेंट को देगी ये 9,000 रुपए। सर क्यों, क्यों गुजरात गवर्नमेंट को? सेल तो महाराष्ट्र से हुआ था, सप्लाई तो महाराष्ट्र से हुआ था, ये तो रेवेन्यू महाराष्ट्र को मिलना चाहिए ना, सेलर तो महाराष्ट्र का था, गुजरात गवर्नमेंट को देगी। अरे सर बट, नो बट शट, ओनली कट टू कट, बोल दिया ना मैंने कि गुजरात को देगी। सर बट क्यों? ये क्यों का आंसर अगर आपको जानना है तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मैं अब जाने वाला हूं आईटीसी कंसेप्ट में, और ये क्यों का आंसर मैं जो है ओके आईटीसी में बताऊंगा। नहीं नहीं, यहां पे ओके श्रवण, मैं ये डेस्टिनेशन क्यों बना, मैं मानता हूं कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, पर ये डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों बना उसका भी रीजन बना होगा कि क्यों, क्यों ये डेस्टिनेशन बेस्ड बना। ये समझ में आया क्या आपको? ओके, तो नाजमीन मैं बताऊंगा कि क्यों यहां पे गुजरात को दिया जाएगा। इसके लिए समझना जरूरी है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलिए, अभी मैं एक काम करता हूं यहां पे, पहले आईजीएसटी, यूनिक फीचर इन इंडियन जीएसटी मॉडल। ये आईजीएसटी कंसेप्ट सिर्फ इंडिया में है, बाकी जो भी देशों में जीएसटी यूज किया गया, जो भी देशों में जीएसटी यूज किया गया बेटा, ओके, तो कहीं पे भी आईजीएसटी नहीं, पर इंडिया में है, और स्पेशली इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बेटा वो गुड्स हो या सर्विस हो, ओके, यानी ये मत समझना कि ये सिर्फ गुड्स के लिए है, ओके, सर्विस भी, अगर मैं दूसरे स्टेट में सर्विस दे रहा हूँ तो वो केस में आईजीएसटी लगेगा, वो केस में आईजीएसटी लगेगा। तो चलिए अब थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। नो अदर कंट्री हैज अ कंसेप्ट ऑफ आईजीएसटी which facilitate the flow of, हाँ, which facilitate the flow of input tax credit। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजीएसटी आईटीसी का फ्लो जो है वो कंटिन्यू रखती है, पर आईटीसी होता क्या है बताता हूँ। आईटीसी होता क्या बताता हूँ। फॉलोइंग इन एंड अराउंड द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, बताओ आईजीएसटी किसके ऊपर लगता है, अंडरलाइन, आईजीएसटी किसके ऊपर लगता है, इंटरस्टेट सप्लाईज पे ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज विल सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी विल अप्रोक्सीमेटली द सम ऑफ टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बताओ आईजीएसटी का रेट हाफ ऑफ होता है या फुल रेट होता है, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो टोटल रेट होगा 9+9, ओके, वो आईजीएसटी होता है। एंड लेविड बाय सेंटर इन ऑल स्टेट सप्लाईज, ओके, और ये आईजीएसटी की लेवी सेंटर करेगा, आई रिपीट, आईजीएसटी की लेवी सेंटर करेगा, लेकिन ध्यान से सुनना, ओके, बाद में स्टेट को उसका शेयर दिया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, लेकिन लेवी जो है सेंटर करेगा। तो अब यहाँ पे मैंने नीचे एक डायग्राम दिया है जैसा इंटरस्टेट सप्लाई, तो चलो फटाफट आपके डायग्राम में होगा तो ये कंप्लीट कर देना। अगर ये इंटरस्टेट होगा यानी गुड्स जा रहा है और गुड्स इंटरस्टेट जा रहा है तो आईजीएसटी लगेगा, और अगर वो इंट्रास्टेट जा रहा है इंट्रास्टेट जा रहा है तो क्या लगेगा बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये तो था कि गुड्स, हमने सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की, अगर गुड्स इंटरस्टेट तो आईजीएसटी, इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी ये फुल रेट से लगेगा, फुल रेट से लगेगा, वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों मिला के, पर आप ऐसा करो फुल रेट लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कन्फ्यूज होगा। और सीजीएसटी और एसजीएसटी ये 50-50% पे लगेगा, 50-50% पे लगेगा। इज इट क्लियर, यस और नो? चलो अब यहाँ पे ये तो हमने देखा इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई आईजीएसटी, लेकिन बेटा अब मैं बता दूं गुड्स सर्विसेज का भी वैसा होगा। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, समझ लो मैं महाराष्ट्र से सर्विस दे रहा हूँ गुजरात में, तो ये भी इंटरस्टेट माना जाएगा, ओके, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। और अगर मैं महाराष्ट्र में दे रहा हूँ सर्विस तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और यहाँ क्या लगेगा बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ओके, यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, देखता हूँ किसको आंसर आता है। समझ लो मैं महाराष्ट्र में हूँ और एक लेता हूँ चंडीगढ़, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। महाराष्ट्र का सप्लायर जो है यहाँ के ही बायर को दे रहा है, वैल्यू है 1,00,000 रुपए, और चंडीगढ़ का सेलर है, सेलर भी चंडीगढ़ का है, नहीं दोनों स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, और वो वहां के ही बायर को दे रहा है, वैल्यू है 1,00,000, वैल्यू है 1,00,000। बोलो मुझे ये बताओ कि महाराष्ट्र में जो सेल हुआ, क्या मैं कह सकता हूं ये इंट्रा हुआ, इंट्रास्टेट हुआ? क्या मैं ये कह सकता हूं ये इंट्रास्टेट हुआ, यस और नो? फटाफट जवाब दो। अगर ये इंट्रास्टेट हुआ तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सीजीएसटी, और महाराष्ट्र का एसजीएसटी, ये एस मतलब महाराष्ट्र का, और यहाँ पे नहीं इंटरस्टेट नहीं होगा बेटा, इंट्रास्टेट होगा चिराग, इंट्रास्टेट होगा, हाँ इंट्रास्टेट। और यहाँ पे 9,000 रुपये, 9% अगर मैं लूँ, और ये भी 9%, अज्यूम करूँ रेट 18%, तो 9,000 रुपये और 9,000 रुपये, ये एसजीएसटी मतलब महाराष्ट्र का रेवेन्यू रहेगा, यस और नो? चलिए अब मुझे बताओ कि चंडीगढ़ में अगर मैंने बेचा तो क्या करूं? चंडीगढ़ में भी इसका नाम रहेगा इंट्रास्टेट, नाम वही रहेगा बेटा, इंट्रास्टेट। सर वो तो स्टेट नहीं है ना, वो तो यूनियन टेरिटरी है ना सर, और क्या आप क्या करें? नहीं, वो यूटी भी होगी तभी जीएसटी में उसको इंट्रास्टेट ही बोला जाएगा, जीएसटी में उसको इंट्रास्टेट ही बोला जाएगा। लेकिन
लेकिन मैं टैक्स कौन सा लगाऊं? CGST में @9%, और दूसरा टैक्स क्या लगाओ बोलो? दूसरा टैक्स क्या लगाओ? SGST लगाओ या UTGST लगाओ? SGST लगाओ या UTGST लगाओ? UGST नहीं, UTGST देवयानी, UTGST। तो यस करेक्ट, तो यहां पे जो लगेगा, यहाँ SGST नहीं लगेगा बेटा, यहां पे लगेगा UTGST @9%, नाम बदल जाएगा और ये 9000 लगेगा। आई क्या बात सबको समझ में? वेरी गुड प्रेम, विधि, नैन्सी, वेरी गुड। तो यहाँ पे SGST नहीं, यहाँ पे UTGST लगेगा, इस बात का आपने ध्यान देना है, सभी ने ध्यान देना है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया आपने। तो देखो बेटा, ओके आपके ट्रांजेक्शन अब इंडिया में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में डिवाइड हो गए। अगर इंट्रा स्टेट होगा तो CGST एक्ट के तहत CGST की लेवी होगी, SGST एक्ट के तहत SGST की लेवी होगी, और UTGST एक्ट के तहत UTGST की लेवी होगी। ठीक है, यानी 3 टैक्स लगाए जाएंगे, CGST, SGST और UTGST। और अगर आप यहाँ पे ओके इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे IGST लगाया जाएगा। क्लियर? ओके यहाँ पे IGST लगाया जाएगा। तो ये मैंने बताया। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं ना, किसी को मत बताना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर क्या? देखो अब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन लेने जा रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन लेने जा रहा हूं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। तो ये क्या? बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ, बाहर से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ, और यहां से गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है, यहां से गुड्स इंडिया के बाहर जा रहा है। तो इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, जिसे हम BCD कहते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर लगेगी। ठीक है, जब इंपोर्ट होगा तो इंपोर्ट पे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, प्लस बाहर की कंट्री से इंडिया में जब गुड्स आएगा तो इसे भी इंटरस्टेट माना जाएगा। रिटेक, रिटेक, बाहर से जब गुड्स इंडिया में आएगा तो इसे भी इंटरस्टेट माना जाएगा। सर स्टेट का हुआ, ये तो अदर कंट्री से आया। अरे आया होगा अदर कंट्री से, पर हमने बोल दिया ना इसे भी इंटरस्टेट माना जाएगा। ओके, और हमने जो बोल दिया सो बोल दिया, और एक बार जो हम बोल देते हैं तो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट माना जाएगा, और ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट माना गया तो ऐसे सिचुएशन में इस पर भी IGST लगा दिया जाएगा। ओके सर, मतलब इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लग रही है और IGST भी लग रहा है? हाँ। अरे सर दो दो टैक्स लग रहे हैं? हाँ। अरे सर बट, नो बट शट, ओनली कट टू कट, ओनली कट टू कट। सर हाँ बेटा, इसके ऊपर 2 टैक्स लगते हैं। फॉरेन गुड्स जब इंडिया में आता है ओके तो उसके ऊपर जो है 2 टैक्स। एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। वैसा जैसा एक नॉर्मल इसमें फंडा होता है वैसा गवर्नमेंट का फंडा होता है। देखो अगर समझ लो आपने मेरे बैच में एडमिशन ली, ओके रेगुलर बैच आपने मेरा किया, और फिर मैं रिवीजन बैच अनाउंस कर रहा हूँ, रिवीजन बैच अनाउंस कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि अगर मेरे बैच का स्टूडेंट होगा तो 500 रुपये फीस, लेकिन मेरे बैच का स्टूडेंट नहीं होगा तो 500 प्लस एक्स्ट्रा 500 उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो मेरे बैच का स्टूडेंट नहीं है। वैसे ही गवर्नमेंट का फंडा है। ओके, बाहर का गुड्स जब इंडिया में आता है, बाहर का गुड्स जब इंडिया में आता है, तो बाहर का गुड्स जब इंडिया में आता है तो बाहर से इंडिया में आने की कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, प्लस वो बाहर का गुड्स है, वो हमारा नहीं है, बाहर का गुड्स है। तो जो IGST जो मेरा स्टूडेंट दे रहा है, समझ में आ रहा है, जो IGST यानी ओके जो एक्स्ट्रा फीस जो मेरा स्टूडेंट जो दे रहा है वो तो देगा ही, प्लस वो बाहर का इसलिए उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वैसे ही गवर्नमेंट का फंडा है कि उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगेगी और IGST भी लगेगा, IGST भी लगेगा, उसको इंटरस्टेट माना जाएगा इंपोर्टेड गुड्स को, और एक्सपोर्ट गुड्स को भी इंटरस्टेट माना जाएगा, एक्सपोर्ट गुड्स को भी इंटरस्टेट माना जाएगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, और इसके ऊपर भी IGST लगाया जाएगा अगर आपका गुड्स एक्सपोर्ट होता है, आपका गुड्स एक्सपोर्ट होता है।
हाँ बेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डबल टैक्सेशन हुआ है, होता है। बाहर की गुड्स पे गवर्नमेंट दो बार टैक्स लगाना चाहती है। एक क्यों? क्योंकि बाहर से आया, वो इंडियन रिसोर्सेस यूज करेगा, इसलिए बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस जीएसटी इंडिया का टैक्सेस है। ऐसे दो टैक्सेस है। मन देखो, कस्टम आपको नहीं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन फाइनल लेवल पे तो मैं उसका भी रीजन बताता हूँ कि क्यों डबल हो रहा है और क्यों गवर्नमेंट डबल लगाना चाहती है यहाँ पे। और क्यों वो इतना लॉजिकल है कि उसका भी रीजन बताता हूँ, पर आपको मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि कस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बस आप समझ लो कि वहाँ बेसिक कस्टम कस्टम ड्यूटी भी लगती है और आईजीएसटी भी लगता है इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे। मैं मानता हूँ यस जितेश, ये डबल टैक्सेशन है, मैं मानता हूँ ये डबल टैक्सेशन है। क्लियर बेटा यहाँ पे? तो चलो ओके, यहाँ पे इंटरस्टेट कब बोला जाएगा? अब यहाँ पे फटाफट मेरे साथ आपको भी रिवाइज करना है। इंटरस्टेट कब बोला जाएगा? इंटरस्टेट तब बोला जाएगा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, ओके, या फिर स्टेट से यूटी में जा रहा है, या एक यूटी से दूसरे यूटी में जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, स्टेट से यूटी में, यूटी टू यूटी में जा रहा है, या फिर उसका ट्रांजैक्शन इंपोर्ट है, या उसका ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट है। ये पांच केसेस है जहां इंटरस्टेट बोला जाता है। ओके, आई क्या बात आपकी समझ में? जोर से बोलो सर। एंटी डंपिंग ड्यूटी उसका ऑब्जेक्ट अलग है बेटा, वो कस्टम में आता है, वो अभी यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा होगा, वो कस्टम में आता है। तो ये बात आई क्या समझ में? बिल्कुल, पांच केसेस इंटरस्टेट की होती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, स्टेट से यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी, वो भी इंटरस्टेट कहा जाता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये भी। एक्सपोर्ट में भी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, मैं भूल गया शायद यहाँ पे लिखना। यानी इंटर बेसिक कस्टम ड्यूटी तो एक्सपोर्ट में भी लगती है, पर एक्सपोर्ट में कुछ ही केस में लगती है, सब केस में नहीं लगती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, प्लस आईजीएसटी भी लगता है, प्लस आईजीएसटी भी लगता है। ठीक है, तो मैंने ये जस्ट बताया कि इंटरस्टेट पांच केस में, ये आपको समझ में आया बेटा? इंटरस्टेट पांच केस में बोला जाता है, यस और नो? हाँ, बीसीडी लगता है ना बेटा, बेसिक मैंने लिख दिया, एक्सपोर्ट के केस में बीसीडी लगता है। ठीक है, चलो अब डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे एक सवाल अच्छा है कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में आईजीएसटी का रेवेन्यू सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट रखती है क्या? नहीं बेटा, वो भी स्टेट के साथ शेयर होता है। कैसे शेयर होता है मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, एक्चुअली वो फाइनल लेवल का कंसेप्ट है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पे वो शेयर किया जाता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलो अब बेटा पेज नंबर 19 पे आना। अगर ये बीच वाला पार्ट में बाद में पढ़ा होगा। जस्ट मिनट। ये कंसेप्ट आएगा बेटा, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। चलो इसको समझ लो, फिर डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी आज का डिस्कशन ये बेसिक कंसेप्ट को समझ के रोक देंगे। चलो देखो, ट्रांजैक्शन विदाउट वैट। शैला लिमिटेड ने जीत लिमिटेड को गुड्स बेचा और जीत लिमिटेड ने आगे गुड्स
बेचा। नाउ आगे बढ़ने के पहले दो वर्ड आप यहां पे देख लेना, एक है इनपुट और इनपुट। इनपुट से बनता है इनपुट टैक्स और एक है आउटपुट। आउटपुट से बनता है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ठीक है, बहुत बेसिक है पर बता रहा हूं। नाउ इनपुट्स में आपकी सर इनपुट में क्या होता है, तो आपकी परचेसेस या फिर मतलब आपने जो परचेस किया वो, या फिर अदर देन परचेसेस, इनवर्ड अदर देन परचेसेस, यानी कुछ इनवर्ड हुआ पर आपने परचेस नहीं किया, इनवर्ड अदर देन परचेसेस। गवर्नमेंट ने परचेसेस वर्ड यूज नहीं किया, गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया इनपुट। इनपुट का स्कोप बढ़ जाता है। इनपुट जैसे यहाँ पे परचेसेस कहा कि मतलब क्योंकि जो आपने रियल परचेस किया, कभी कभी क्या होता है कि आपने परचेस नहीं किया होगा। ओके दूसरा आपको हो सकता है कि आपके ब्रांच से आया, हो सकता है आपके होल्डिंग कंपनी से आया, हो सकता है सब्सिडरी कंपनी से आया, आपने परचेस नहीं किया हुआ है, तो वो जो अदर देन परचेसेस है गवर्नमेंट उसको कवर करना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट ने नाम दिया इनपुट। और आउटपुट, आउटपुट में भी बेटा सेल तो आता है लेकिन अदर देन सेल भी आ जाता है, इसलिए स्कोप बढ़ जाता है। ओके इनपुट और आउटपुट अदर देन सेल भी आ जाता है, इसलिए उन्होंने ये रिस्क लिया ही नहीं परचेस और सेल, उन्होंने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट। ओके बहुत सी बार इनपुट को इनवर्ड भी कहा जाता है, इनवर्ड भी कहा जाता है, और आउटपुट को आउटवर्ड भी कहा जाता है, आउटवर्ड भी कहा जाता है। लेकिन इसलिए जीएसटी में जीएसटी में हमें परचेसेस और सेल ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है, हमें अभी से एक आदत लगानी है इनपुट एंड आउटपुट। कम ऑन रेडी? ओके इनपुट और आउटपुट, और वो इनपुट और आउटपुट जो है ये जो है टैक्स, फिर एक नया वर्ड आ जाएगा इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। चलो थोड़ा मैं आपको इस तरह से लेना चाहता हूं, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स यानी ट्रांजेक्शन विदाउट वैट। मैं दो ट्रांजेक्शन ले रहा हूं, विदाउट वैट और ट्रांजेक्शन विथ वैट। सर ये क्या है विदाउट वैट और विथ वैट? बताता हूं। समझ लो यहां पे 2 मिनट के लिए ये लाइन मत देखो, ओके मेरा कंसेप्ट समझ लो ये जो है ये शैला लिमिटेड ने वैल्यू जो है यहां पे 10,000 रुपए में गुड्स बेचा, 10,000 रुपए में गुड्स बेचा, जिसके ऊपर पुराना यानी जीएसटी आने के पहले, वैट कंसेप्ट आने के पहले, ओके जिसके ऊपर अज्यूम करते सेल्स टैक्स लगाया। सेल्स टैक्स क्योंकि वैट आने के पहले सेल्स टैक्स था, कैस्केडिंग इफेक्ट है, कैस्केडिंग इफेक्ट है, सेल्स टैक्स था। पहला वाला एग्जांपल इमेजिन करो, तो सेल्स टैक्स लगाया एट द रेट 10% और वो लगाया 1,000 रुपए, टोटल प्राइस हुई 11,000 रुपए। आई रिपीट टोटल प्राइस हुई कितनी बेटा? 11,000 रुपए। क्लियर? उसके बाद में यहां पे इस बंदे का वैल्यू एडिशन जीत लिमिटेड, अब मैं आपको बता देता हूं शैला के लिए ये जो कंसेप्ट, ये जो सप्लाई, ये जो सेल हुआ, ओके इसे हम शैला के एंगल से देखें, शैला लिमिटेड के एंगल से, तो ये उसके लिए आउटपुट हुआ। सभी एग्री है मेरे से? उसके लिए आउटपुट हुआ। और जीत के लिए यही ट्रांजैक्शन क्या हुआ बेटा? इनपुट हुआ। ये जीत के लिए इनपुट हुआ। यहां तक क्लियर सबको? यस और नो? मुझे जवाब चाहिए आपसे। शैला के लिए ये आउटपुट हुआ इसके एंगल से देखा जाए तो, लेकिन जीत के लिए ये क्या रहा? इनपुट रहा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यू एडिशन, जीत का वैल्यू एडिशन है, वैल्यू एडिशन है, और वो है बेटा इस पे 3,000 रुपए। वो 3,000 रुपए का मार्जिन रख रहा है जिसमें उसका एक्सपेंसेस और प्रॉफिट दोनों आ गए, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट दोनों आ गए। अब क्रेडिट कंसेप्ट आने के पहले, क्रेडिट कंसेप्ट आने, ये तो बहुत इंडिया में बहुत 2004 में आया इनपुट टैक्स क्रेडिट कंसेप्ट। 2004 के पहले ट्रांजैक्शन कैसे होते थे? अब यहां पे उसकी परचेस प्राइस 11,000 ली जाती थी, पहले की बात कर रहा हूं, ओके तो उसकी परचेस प्राइस 11,000 ली जाती थी,
11,000 प्लस उसका वैल्यू एडिशन जिसमें उसके खर्चे और प्रॉफिट दोनों आ गए, यानी ये आगे जब सेल कर रहा है तो इसकी वैल्यू बनती थी ओके 14,000 रुपये। ओके, और ये 14,000 पे सेल्स टैक्स लगाया जाता था, सेल्स टैक्स एक्साइज वाटर एट द रेट 10% समझ लो, तो यहाँ पे 1400 रुपये, आप 1400 रुपये। अब ये जो है ये जीत के लिए हुआ क्या बेटा, आउटपुट, ये जीत के लिए हुआ आउटपुट, तो कस्टमर के लिए हुआ इनपुट, इसके लिए हुआ इनपुट। ये बात आपके समझ में आई, यस और नो? अब देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसके पहले भी हमारी बात हुई और अभी बताता हूं, इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे हुआ बताता हूं। क्या ये 14,000 में, ध्यान से सुनिएगा, ये 14,000 में यहां पे क्या 1,000 रुपये इंक्लूडेड था? बोलो, क्या ये 14,000 में 1,000 रुपये इंक्लूडेड था? हाँ, तो यानी क्योंकि यहाँ पे 11 प्लस 3, 11 में एक इंक्लूडेड था, यानी 11 प्लस 3 यानी ये कितना हुआ 14,000 रुपये, और 14,000 रुपये में वो 1,000 इंक्लूडेड था, उसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स हो गया। आप समझ रहे हो, उसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स हो गया। अच्छा, टैक्स पे टैक्स तो हुआ ही, यानी 1,000 पे फिर से दोबारा टैक्स लगाया गया, प्लस मेरा क्या कहना है, गुड्स तो सेम है, ओके, गुड्स पे सेम है। अब गवर्नमेंट अगर ये 10,000 रुपए पे ऑलरेडी 1,000 टैक्स ले चुकी है, आई रिपीट, गवर्नमेंट अगर ये 10,000 पे 1,000 टैक्स ले चुकी है, तो वो 10,000 भी 14,000 में है, यानी ये 14,000 में ये 10 भी है और ये 1 भी है, तो ये 1 पे तो टैक्स लिया ही जा रहा है, उस 10,000 पे, जिस 10,000 पे गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स ले चुकी है, उस 10,000 पे फिर से ये 14 में वो 10 इंक्लूडेड है, फिर से टैक्स लगाया जा रहा है, यानी एक 10,000 ओके बार बार टैक्सेबल हो रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हो, एक 10,000 बार बार टैक्सेबल हो रहा है। चलो इसको थोड़ा एग्जाम्पल को एम्पलीफाई करता हूं, ये एग्जाम्पल को एम्पलीफाई करता हूं तो आपके समझ में आएगा। ये वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, तो पहले स्टार्टिंग में मैंने पेज नंबर 2-3 पे ये एग्जाम्पल लिया था। ओके, आपने ही कहा था सर ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। ये देखो यहाँ 1,000 रुपये, फिर यहाँ पे प्राइस 1,300 रुपये, फिर यहाँ पे 1,700 रुपये, फिर 2,300 रुपये। आपको पता है ये एक एग्जाम्पल में टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स तो हो ही रहा था, और ये 1,000 रुपये 1,300 में भी है, तो वो 1,000 पे भी फिर से टैक्स, फिर वही 1,000 रुपये 1,700 में भी है, तो उस 1,000 रुपये पे फिर से टैक्स, वही 1,000 रुपये ओके 2,200 में भी है, तो फिर से टैक्स। मतलब गवर्नमेंट एक ही वैल्यू पे ओके, मतलब गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स तो ले रही, प्लस एक वैल्यू पे बार बार टैक्स ले रही, सिर्फ वो हैंड शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए टैक्स लेते जा रही है। ओके, फिर से वो टैक्स लेते जा रही है। आई क्या बात समझ में? तो ये सही बात नहीं है। एग्जाम्पल लो, ओके, मैं जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि समझ लो मैंने ओके यहां पे ओके एक एग्जांपल ऐसा है कि कोई भी आदमी अगर एडजस्टमेंट एग्जाम, यहां पे ऐसा लेते हैं कि आपने 1,000 रुपए देके ओके बुक्स परचेस कर ली। अब बहुत से बात स्टूडेंट के मेरे को कॉल आते हैं, जब एग्जांपल आप पे आएगा ना तो समझ में आएगी। आपने 1,000 रुपए बुक 1,000 रुपए देके बुक परचेस कर ली, और फिर आपने सोचा कि क्लास भी लगा लेते हैं। अब क्लास की प्राइस है 5,000 रुपये, आई रिपीट, क्लास की प्राइस है 5,000 रुपये। आपने 1,000 लेके बुक परचेस कर ली, तो आप क्या सोचते हो कि यार ओके अब क्लास जब लगाओगे तो उसमें बुक्स वापस आएगी, ओके बुक्स वापस आएगी, तो आप ये सोचोगे यार 2-2 बुक्स कर लेके मैं क्या करूं। ओके देखो, इससे वी स्मार्ट की जो पॉलिसी है वो अफेक्ट नहीं होगी, ये जस्ट एग्जांपल है, जो पॉलिसी है वो है, ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, हाँ, इसलिए अननेसेसरी मैसेज अब व्हाट्सअप नहीं करना, जो भी पॉलिसी है वो है। तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए, करेक्ट करेक्ट, किसी ने अभी जवाब दिया कि सर ये कहने के लिए 10% है पर ये टैक्स ओके बहुत हेवी जा रहा है, ओके यानी ये 10,000 10,000 पे यहाँ 10 लग गया, 10,000 पे यहाँ 10 लग गया, यानी ये 10 + 10 20 हो गया, प्लस जो वैल्यू एडिशन हुआ उस पर भी टैक्स लगा। ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल कैलकुलेशन है, मैं अपने बुक वाले एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। तो आप आप एज अ स्टूडेंट क्या सोचोगे कि सर अगर मैं 1,000 की बुक परचेस कर चुका हूं, तो फिर यहाँ पे जब 5,000 का कोर्स बाय कर रहा हूं और उसमें बुक्स आ रही है, तो सर बुक्स क्यों दे रहे हो? वो 1,000 एडजस्ट कर लो ना, वो 1,000 एडजस्ट सेट ऑफ कर दो, सेट ऑफ। वैसे ही बिजनेसमैन का कहना था, बिजनेसमैन कह रहा है कि आप ये लूट रहे हो पर कुछ नहीं कर रहे हो।
एक ही वैल्यू पे और वही उसके टैक्स पे बार 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 टैक्स ले रहे हो। इससे प्रोडक्ट की प्राइस बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। यानी जो मोबाइल बन रहा था या जो भी गुड्स बन रहा था एट फैक्ट्री गेट पे वो गुड्स 1,000 रुपए का बन रहा था, ज्यादा से ज्यादा 1100, कस्टमर के हाथ में आते आते वो 2,420 रुपए का हो गया। यानी कहीं के कहीं प्राइस चले गई और उसमें कहीं के कहीं टैक्स एलिमेंट चले गया। ओके, ये डबल टैक्सेशन गलत है। सुनो, ये डबल टैक्सेशन गलत है। तो गवर्नमेंट इस बात को मानी। ओके, गवर्नमेंट ने इस बात को माना और गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है भाई, आपकी वैल्यू अभी 14,000 रुपए है। ओके, आपकी जो भी वैल्यू होगी उसमें से आपने, ओके गुड्स तो सेम है, उसमें से आपने जो है इतने वैल्यू पे ऑलरेडी टैक्स दे दिया है। तो जो आपने टैक्स दिया है उसका आपको सेट ऑफ दे दिया जाएगा। सुनो, उसका आपको क्या, सेट ऑफ। सेट ऑफ को नाम पड़ा क्रेडिट। सेट ऑफ को नाम पड़ा क्या, क्रेडिट। तो अब देखो, ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट का इन्वेंशन कैसे हुआ। ओके, पहले तो जो आपने खरीदा उसको इनपुट कहा जाएगा, उसके ऊपर लगने वाले अमाउंट को टैक्स कहा जाएगा, यानी बना इनपुट टैक्स। और वो इनपुट टैक्स का आपको सेट ऑफ दे दिया जाएगा आउटपुट टैक्स में, यानी आप पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। यानी इसी ट्रांजैक्शन को, ओके इसी ट्रांजैक्शन को अगर हम इस तरह से लेंगे तो ट्रांजैक्शन विथ वैट यानी विथ क्रेडिट। तो अब देखो यहां पे, ओके सेम एग्जांपल मैं लेता हूं कि उसी ट्रांजैक्शन को अगर मैं यहां पे लूं तो वैल्यू आपकी, वैल्यू कितनी थी यहां पे ऊपर, 10,000 रुपए। वैल्यू आपकी 10,000 रुपए। तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा, अब मैं सेल्स टैक्स नाम नहीं लूंगा। ओके, मैं अभी नाम, क्योंकि क्रेडिट आने के बाद उसको वैट कहने लग गए हम, वैट, और फिर हम जीएसटी में आएंगे। हाँ, अभी मैं वैट ही कहता हूं। ओके, तो वैट जो है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एट द रेट 10%। अभी मैं उसको वैट कहूंगा, आप वैट क्यों कहूंगा मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। लेकिन उसके ऊपर 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। अब मेरा वैल्यू एडिशन कितना था बेटा, मैं सेम लेता हूं। मेरा वैल्यू एडिशन इसमें यहां पे कितना था, ऊपर देख लेता हूं। वैल्यू एडिशन 3,000 रुपए था। तो मेरा वैल्यू एडिशन यहां पे 3,000 रुपए था। ठीक है, तो अब मेरी सेल वैल्यू क्या होगी। गवर्नमेंट कहती है जो तूने इनपुट टैक्स पे 1,000 रुपए पे किया, इसका तुझे सेट ऑफ मिलने वाला है, सेट ऑफ रिसीवेबल है। यानी मैं उसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में कहूं तो क्रेडिट रिसीवेबल है, क्रेडिट रिसीवेबल है। गवर्नमेंट मान गई आखिर और गवर्नमेंट ने क्रेडिट दे दिया, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं चाहिए था जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन होती है। करेक्ट कहा आपने, सही कहा चिराग, जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन होती है। तो गवर्नमेंट ने उसका क्रेडिट अलाउ कर दिया। तो अब अगर गवर्नमेंट क्रेडिट अलाउ कर रही है तो अब वो मेरी परचेस कॉस्ट नहीं हुई। क्यों, क्योंकि उसका सेट ऑफ मिलने वाला है। ओके, अगर मुझे कुछ सेट ऑफ या रिसीवेबल है तो फिर वो मेरी कॉस्ट नहीं हुई। अब मेरी कॉस्ट 10,000 ही मानी जाएगी। थैंक यू, मेरी कॉस्ट कितनी मानी जाएगी, 10,000। और वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, 3,000 रुपए। यानी अब अगर मैं सेल करूंगा, ओके वैल्यू एडिशन में मेरा प्रॉफिट वगैरह सब आ गया, तो अब मेरी सेल वैल्यू जो है वो यहां 14,000 नहीं 13,000 ही मानी जाएगी, 13,000 ही मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका मुझे क्रेडिट मिलने वाला, इसलिए अब ये मेरी कॉस्ट नहीं है। मेरी कॉस्ट 10,000 रुपए ही है और 10,000 प्लस मेरा वैल्यू एडिशन जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, तो 13,000 रुपए होगा। और ये 13,000 रुपए पे फिर से वैट लगाया जाएगा एट द रेट 10%। तो वो 10% यानी 1,300 रुपए, ओके यहाँ पे वैट लगाया जाएगा। और ये अब मेरा आउटपुट टैक्स 1,300 आ गया, इनपुट टैक्स 1,000। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप कितना पे करोगे, तो आउटपुट टैक्स, अब मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा टैक्स पेएबल, ध्यान से देखना, टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, ये एक स्टेटमेंट बनेगा। और यहां स्टेटमेंट में अब इसमें क्या लिखूंगा, आउटपुट टैक्स, मेरा आउटपुट टैक्स है कितना है दोस्तों बताओ, आउटपुट टैक्स 1,300 रुपए लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और कितना है मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा, 1,000 रुपए। तो मुझे उतना क्रेडिट मिल जाएगा, यानी मैं 300 रुपए गवर्नमेंट को पे करूंगा। यहां तक समझा क्या आपको, बोलो फटाफट। ओके, यहां तक समझा क्या आपको,
इनपुट टैक्स क्रेडिट 300 रुपए गवर्नमेंट को पे करूंगा। यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बोलो। ₹300 मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा, ठीक है सर। अब पहला सवाल, ओके, तो मेरा आउटपुट टैक्स 1300, इसमें क्या हुआ? अब अगर आप गौर से देखते हो, ध्यान सुनना, आप गौर से देखते हो तो जो मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं 300 रुपए, ओके, मैं रेट क्या लेके चल रहा हूं, बोलो रेट क्या लेके चल रहा हूं? 10%। रेट क्या लेके चल रहा हूं? 10%। तो बेटा जितना मैंने वैल्यू एडिशन किया 3000 रुपए, 3000 का 10% निकालोगे तो 300 ही आएगा। इसीलिए इसको टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन कहते हैं। आई क्या बात समझ में आपके? जितना मैंने वैल्यू एडिशन किया, कितना किया था? 300 रुपए। तो 300 रुपए का, सॉरी 3000 रुपए, 3000 का 10% निकालोगे तो 300 ही आएगा। मतलब ये उतना ही टैक्स आएगा जितना वैल्यू एडिशन है, इसलिए इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। सर इनपुट टैक्स परचेस में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा उस जिस चीज का सेट ऑफ मिलने वाला होता है ना, वो आपका क्रेडिट है। क्रेडिट है तो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपके आउटपुट टैक्स में उसको क्रेडिट मिलने वाला है। तो फिर आपकी कॉस्ट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको सेट ऑफ दे रही है उसका, तो फिर वो आपके परचेस में ऐड नहीं होता है। क्यों? परचेस मतलब आपकी कॉस्ट लगी कहाँ, आपको तो गवर्नमेंट सेट ऑफ दे रही है उसका। तो ये बात समझे क्या आप? इसलिए इसको कहते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन। ये समझा क्या आपको? मुझे पहले ये बताओ, ये समझा क्या आपको? सबको समझ में आया क्या? बोलो फटाफट, जोर से बोलो। सभी आंसर देंगे, डोंट बी ए डम्प हियर। बेटा मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता आईडीटी का। एक एक लाइन, एक एक बात मैं बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं। हाँ, ये तो बेटा सप्लायर तो पे करेगा ना। ये 1000, ये शैला लिमिटेड गवर्नमेंट को पे करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी 1000, और जीत लिमिटेड गवर्नमेंट को पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा 300 रुपये, गवर्नमेंट को, ओके, 300 रुपये। तो अब इसको इसलिए हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। सर ये बताइए, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ 1000 रुपये मिल गया, गवर्नमेंट ने कहा भाई 1000 रुपये मिल गया, ये तू एडजस्टमेंट ले ले 1000 की। अब इसमें देखो डबल टैक्सेशन नहीं होगा, पर हम डायरेक्ट 3000 का 10% नहीं निकालते। इंडिया में ये मेथड नहीं है। इंडिया में मेथड क्या है? इंडिया में मेथड ये है कि आप पहले आपका सेल बताओ, सेल पे टैक्स लगाओ, उसको आउटपुट टैक्स कहो, फिर इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लो। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स का जब आप क्रेडिट ले लोगे तो ये क्रेडिट में से नेट जो आएगा वो नेट नथिंग बट वैल्यू एडिशन का टैक्स होगा। तो डायरेक्ट 3000 का 10% नहीं लेने का। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है, इनवॉइस मेथड है हमारे यहाँ, है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये बात समझ में आई क्या सर? ओके, तो चलिए बेटो, ओके, यहाँ तो मालिक ये बात आई समझ में। तो ये था रिगार्डिंग टू वैल्यू एडेड टैक्स। अब एक सवाल आपका ये रहेगा, सर ये बताइए कि जीत लिमिटेड अगर गवर्नमेंट को 300 रुपये दे रहा है, आई रिपीट, जीत लिमिटेड गवर्नमेंट को 300 रुपये दे रहा है, तो वो भी कस्टमर को बर्डन कितना पास ऑन करेगा? कस्टमर को तो वो इनवॉइस में 1300 ही पास ऑन करेगा। आई रिपीट, कस्टमर को इनवॉइस में वो 1300 ही पास ऑन करेगा। सर ऐसे कैसे? गवर्नमेंट को अगर वो 300 दे रहा है तो 1300 क्यों? अगर आपको अकाउंटिंग समझ में आती है तो जीत लिमिटेड ने 1300 रुपये गवर्नमेंट को दिए। सर कैसे दिए 1300 रुपये? जीत लिमिटेड ने जब परचेस किया तो 1000 रुपये शैला को दिए, जो शैला ने गवर्नमेंट को दिए, क्योंकि बर्डन पास ऑन। आई रिपीट, बर्डन पास ऑन। तो ये 1000 का बर्डन जीत पे ही आया था, इनडायरेक्ट टैक्स है। आया क्या? तो बर्डन पास ऑन, तो 1000 रुपये जीत पे बर्डन आया था, तो ऑलरेडी वो 1000 का बर्डन प्लस यहां उसने 300 गवर्नमेंट को दिया, मतलब कितने में बेटा? 1300, और 1300 पास ऑन, मतलब एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। ये बात आई समझ में आपके? यस और नो? यही क्या बात क्लियरली समझ में आपके? ओके, तो बेटा ये था आईटीसी कंसेप्ट। ये तो सिर्फ ट्रेलर थी, आगे देखो होता है क्या।
आगे देखिए होता है क्या। तो यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं रोकते हैं, डिस्कशन को हम नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो कल सेशन 12 बजे ही रहेगा। आई रिपीट, कल सेशन 12 बजे ही रहेगा, 12 से ये टाइम तक चलते रहेगा। आज का सेशन यहीं रोकते हैं। अगर आपने एंजॉय किया होगा और आपको कंसेप्चुअली कंसेप्चुअली मज़ा आया होगा तो बेटा कमेंट जरूर लिखिएगा, मज़ा आ गया और आपको पसंद आया। सुहानी, मैं सच में कहूँ क्या कि मैं डिस्काउंट, हमारी जो भी पॉलिसी होगी वी स्मार्ट की वो आपको मिल जाएगी। आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगा तो आप मेल कीजिएगा, लेकिन मैं डिस्काउंट से ज़्यादा क्वालिटी में बिलीव करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जो मैं आपको दे रहा हूँ ना लाइफ में बहुत काम आएगा। आज मैं पिछले 16 साल में मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ, मुझे पता भी नहीं। और मोर देन 300 रैंकर्स मेरे अंडर में आए हैं सीए फाइनल लेवल पे। बहुत से स्टूडेंट्स भी सीए बने हैं। वो आज भी जब भी जीएसटी का नाम निकलता है तो उनको मेरी याद आती है। बस मैं यही चाहूँगा कि मेरी ये असेट मैं आपको दूँ। तो बेटा डिस्काउंट पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मार्केट चलता है डिस्काउंट पे, ओके ये कम्बो डिस्काउंट वो कम्बो डिस्काउंट, पर बेटा हम प्रोडक्ट नहीं है। मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई पॉलिसी होगी तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। नाजमीन, मैं डीटी का एक बार चेक कर लेता हूँ कब से आपको मिलेगा। तो अच्छा, मैं मेरा मोबाइल नंबर वगैरह आपको कल शेयर कर दूंगा। आज स्ट्रीमिंग में भी ज्वाइन हुए हैं। जयेश ज्वाइन हुआ है, जगताप, कुणाल, जयेश। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं गई स्ट्रीमिंग में? बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं गई? गौरव, फिर तो आप जो है फाइनल के लेक्चर्स देख सकते हो। थैंक यू गौरव, थैंक यू, थैंक यू गौरव। सुहानी, आप मेल करो, डेफिनेटली आप मेल करो। हम जरूर आपके लिए कुछ करेंगे। सुहानी, आप मेल कीजिएगा वी स्मार्ट के इसके ऊपर, जरूर हम आपके लिए, और कल मैं एक नंबर दूंगा तो उसके ऊपर भी आप व्हाट्सअप कर दोगे तो हम जरूर आपके लिए कुछ करेंगे। चलिए, चलिए बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे रुकते हैं और आज का दिन आपका सबसे बेस्ट दिन रहे, ठीक है? कुणाल, अगर प्रॉब्लम है तो ओके आप आईटी टीम से कोऑर्डिनेट करें बेटा। जयेश, आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं तो कहूँगा बेटा कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का फ़ायदा लो। ये तो डेमो लेक्चर है, जब मैं 15 फेब से चालू करूँगा तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में और मज़ा आएगा आपको। डीटी के लेक्चर का मैं कल आपको प्रॉपर एक अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मैं आज सर से बात करता हूँ और मैं अकॉर्डिंगली अनाउंसमेंट कर दूंगा बेटा। ओके बेटा, सी यू टुमारो। थैंक यू गौरव। फीस वगैरह सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी बेटा, वेबसाइट पे मिल जाएगी। vsmartacademy.com पे जाके देखो, सब मिल जाएगा आपको। तो चलो यहाँ रुकते बेटा। हाँ, कल से भी नाजमीन, कल से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चालू है। आप जो है वहाँ रजिस्टर कर लो, आपका सेटिंग हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट आज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में थे ना, ये तो डेमो है, अभी कर लो तो आपको बाद में दिक्कत नहीं जाएगी। डीटी के भी लेक्चर ऐसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में एडिशनल फैसिलिटी में है।
चलिए यहाँ रुकते हैं।